अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी देवता, एपिसोड 43। मैं फरहाद अली तैमूर जख्मी हालत में बिस्तर पर पड़ा हुआ था। मलाया के जंगल की आधी रात गुजर चली थी। खिड़की के बाहर चांदनी में हरा भरा जंगल नजर आ रहा था। मेरा एक वफादार सेतु नामी शख्स अपने चंद आदमियों के साथ शबाना और विनोद शर्मा को दूर जंगल से लाने गया था और मैं कॉटेज की तन्हाई और खामोशी में सोनिया, रोमाना और आजिम की सोचें पढ़ रहा था। कुर्बानी का बकरा बनने वाला आजम नशा में चूर था। सोनिया और रोमाना ने थोड़ी सी कोशिश के बाद उसे कैबिन में ले जाकर सुला दिया। वो दोनों औरतें एक दूसरे की दुश्मन थीं, लेकिन रोमाना मेरी खातिर सोनिया को पेश आने वाले खतरात से महफूज रखना चाहती थी। इसलिए वक्ती तौर पर दोनों के दरमियान समझौता हो गया और वो इस मौजू पर बहस कर रही थी कि आबदोज कब तक आएगी और उन्हें दुश्मन के इस्तकबाल के लिए क्या करना चाहिए। मैंने उन दोनों को अपने तौर पर सोचने के लिए उनके हाल पर छोड़ दिया। मुझे इत्मीनान था कि आबदोज की आमद से पहले मैं वहां पहुंच जाऊंगा। सुपर मास्टर का ये अंदाजा दुरुस्त होगा कि नाग अपनी नागिन के पास जरूर पहुंचता है। मैं शबाना के पास पहुंच गया। वो एक बरगद के साए में बैठी हुई थी। जंगल में दहशत के मारे नींद नहीं आ रही थी। उसके सामने विनोद शर्मा घास पर औंधा लेटा हुआ था। वो अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सकता था क्योंकि एक पांव में कांटा चुभा हुआ था और वो चारों शाने चित लेट नहीं सकता था क्योंकि बैठने की जगह में भी एक कांटा घुसा हुआ था। वो दोनों कांटे इस नौयत के थे कि ऑपरेशन या माकूल दवाओं के इंतजाम के बगैर निकाले नहीं जा सकते थे। इन कांटों के चुभने का असर यह होता था कि बार बार खुजली होती और वह बार बार अपनी टांग और बैठने की जगह को हिलाते हुए ही करता था। यह खुजली मुझे मार डालेगी, कोई है, मेरी मदद करो, मैं मर जाऊंगा। शबाना ने कहा, क्यों चीख रहे हो? तुम्हारी आवाज पर इंसानों की बजाय दरिंदे आ गए तो क्या होगा? आने दो, खुजली भरी जिंदगी से तो मौत अच्छी है। वो सामने दलदल है, वहां जाकर मर जाओ। वो बज़ाहिर एक दलदल थी मगर हकीकतन मुजरिमों के खुफिया अड्डे का चोर रास्ता मैं एक बार अपनी आंखों से देख चुका था। चांदनी रात में एक जीप कार उस दलदल में जाकर खड़ी हो गई थी। थोड़ी देर बाद वो जीप कार दलदल के साथ जमीन में धंसने लगी। मैंने करीब पहुंचकर देखा, वो दलदल के नीचे गहराई में जाकर थम गई थी। फिर उस गहराई की एक दीवार दरवाजे की तरह खुल गई और जीप उस दरवाजे से गुजरती हुई निगाहों से ओझल हो गई। दरवाजा बंद हुआ। उसके बाद वो दलदल आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होती हुई अपनी जगह वापस आ गई। उस दलदल से दबीज कीचड़ के बुलबुले उठ रहे थे। हल्का हल्का सा धुआं फैल रहा था। वहां से गुजरने वाले उसे सचमुच दलदल समझकर कतराते थे कि कहीं इसमें गिरकर धंसते न चले जाएं। विनोद शर्मा दलदल को देखकर घुटनों के बल उठ गया। तकलीफ की शिद्दत से चीख कर बोला, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। ये खुजली मुझे मौत से ज्यादा मार रही है। अब मुझे इस दलदल में ही सुकून मिलेगा। वो हाथों और घुटनों के बल रेंगते हुए दलदल की जानिब बढ़ने लगा। शबाना रास्ता रोककर खड़ी हो गई। क्या पागल हो गए हो? तकलीफ बर्दाश्त करो। ये नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, हट जाओ रास्ते से। वो एक हाथ उठाकर उसे मारने लगा। शबाना ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह सचमुच रेंगने वाला जानवर बन गया। घिघियाकर दांतों से काटने के लिए आगे बढ़ा। शबाना चीखकर दूर हो गई। मैं चाहता तो सोच के जरिए उसे रोक सकता था, लेकिन जरूरत ही क्या थी? ये तो मालूम ही था कि वह दलदल में नहीं धंसेगा। मायूस होकर उसे वापस आना पड़ेगा। मुसलसल खुजली ने उसे जुनून में मुब्तला कर दिया। वो तेजी से रेंगता हुआ दलदल के किनारे पहुंच गया। शबाना ने पीछे से उसकी जख्मी टांग पकड़ ली। रुक जाओ शर्मा, तुम खुदकुशी करोगे तो मैं तन्हा रह जाऊंगी। शर्मा ने गधे की तरह दूसरी टांग चलाई। जो शबाना के मुंह पर लगी वो पीछे की तरफ उलट गई। आगे की तरफ वो दीवानावार रेंगता हुआ दलदल में चला गया। वहां बुलबुले उठ रहे थे। वो धुएं में धुंधला रहा था, लेकिन दलदल उसे अपने अंदर जज्ब नहीं कर रही थी। वो अपने हाथों की कोहनियों और रानों तक धंसा हुआ था। उसके बाद उसे तह में जमीन ठोस लग रही थी। उसने सोचा आगे दलदल गहरी होगी। वो आगे बढ़ता हुआ दरमियानी हिस्सा में पहुंच गया, लेकिन दलदल को भी उससे दुश्मनी थी। उसे अपने अंदर नहीं खींच रही थी। वो झुंझलाकर कीचड़ में हाथ मारते हुए बोला, भगवान को भी मुझसे दुश्मनी हो गई है। खुजली। शबाना ने किनारे से आवाज दी, शर्मा खुदा के लिए बाहर आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। ये जंगल मुझे खा जाएगा। मैं नहीं आऊंगा। वो कीचड़ पर हाथ मारने लगा। मैं बाहर नहीं आऊंगा। उसका घुंसा दलदल की तह में ठोस सतह पर पड़ रहा था। मैं यहां मर जाऊंगा। अचानक जमीन लरजने लगी। शबाना घास पर गिर पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे जलजला शुरू हो गया हो। चंद लम्हों बाद हल्की सी गिड़गिड़ाहट सुनाई दी। फिर शबाना के हलक से चीख निकल गई। उसकी आंखों के सामने दलदल जमीन में धंस रही थी। शर्मा ने आंखें बंद कर ली थी। उसे यकीन हो गया था कि खुदकुशी की तकमील हो रही है। निकल आओ शर्मा, शबाना ने आवाज दी। उस वक्त तक वह नजरों से ओझल हो गया, जमीन के अंदर डूब गया। वो सहम सहम कर आगे बढ़ती हुई किनारे पर आई। नीचे झांक कर देखा तो वह दलदल बदस्तूर नीचे जा रही थी। फिर काफी गहराई में जाकर थम गई। फिर उसने दूसरा हैरानकुन तमाशा देखा। उस गहराई की एक दीवार एक जानिब सिरक रही थी। गिड़गिड़ाहट की आवाज सुनाई दे रही थी। वह घबराकर पीछे हट गई। उस तमाशे को आगे ना देख सकी।
वो तिलिस्म उसकी समझ में नहीं आ रहा था। जमीन फिर लरजने लगी। वो दौड़कर बरगद के तने से जाकर लग गई। आंखें फाड़ फाड़ कर उस गड्ढे की जानिब देखने लगी। चंद लम्हों के बाद वो गड्ढा पूर हो चुका था। दलदल अपनी जगह वापस आकर थम गई थी, मगर अब वहां विनोद शर्मा नजर नहीं आ रहा था। उसकी समझ में यही आया कि आखिर उस बेचारे को दलदल ने निगल ही लिया है। वो रोने लगी। मैंने शबाना को उसके हाल पर छोड़ दिया, क्योंकि वहां सेतु उसे लेने आने ही वाला था। मैं विनोद शर्मा के दिमाग में पहुंच गया। खुजली उसे गुदगुदा रही थी और वह दहशतजदा नजरों से चारों तरफ देख रहा था। दलदल ने उसे एक बहुत बड़े गैराज में पहुंचा दिया। वहां एक ट्रक, एक जीप और वैगन कार नजर आ रही थी। दूर कहीं से जनरेटर की आवाज सुनाई दे रही थी, जिसके जरिए बिजली के कुमकुमे रोशन थे। उस रोशनी में कुछ लोग स्टेन गन और राइफलें लिए नजर आ रहे थे। एक ने कहा, कौन हो तुम? विनोद शर्मा, मुझे ना मारो। मैं हिंदुस्तान का एक करोड़पति बिजनेसमैन हूं, मेरी मदद करो, मैं अपनी सारी दौलत तुम्हें दे दूंगा। एक शख्स ने दीवार से लगे हुए माइक्रोफोन को ऑन करते हुए कहा, हेलो, तैयारी से लाए हुए सामान में विनोद शर्मा का सामान अलग करो और देखो उसमें चेकबुक मौजूद है या नहीं। फिर उसने माइक्रोफोन को ऑफ करने के बाद शर्मा को हुक्म दिया, खड़े हो जाओ। तुम जानवरों की तरह क्यों रेंग रहे हो? मेरे पाँव में कांटे चुभ गए हैं। ये वही खुजली वाले कांटे हैं, ऑपरेशन और दवाओं के बगैर निकाले नहीं जा सकते। फॉर गॉड सेक, जितनी जल्दी हो सके मुझे इन कांटों से निजात दिलाओ। उस शख्स ने आगे बढ़कर कांटों को देखा, फिर सर हिलाकर बोला, कम ऑन। शर्मा उसके पीछे पीछे घुटनों के बल चलता हुआ गैराज के पिछले दरवाजे पर आया। दूसरी तरफ एक बहुत बड़े हॉल में ऐसी जगमगाती हुई रोशनी थी कि उसकी आंखें चुंधिया गईं। उसने आंखें मींचकर आहिस्ता आहिस्ता खोलने के बाद देखा, बेशुमार हीरे जगमगा रहे थे। हॉल के मुख्तलिफ हिस्सों में छोटी छोटी मशीनों के पास बैठे हुए कारीगर शायद हीरे तराश रहे थे और उन्हें मखसूस शक्ल में ढाल रहे थे। शर्मा मुसलसल खुजली के बायस ऐसी ज़हनी अजियत में मुब्तला था कि वो हीरे उसे कांच के टुकड़े लग रहे थे। वो अपने रहनुमा के पीछे घुटनों के बल चलता जा रहा था। वहां के लोग उसे ताज्जुब से देख रहे थे। बड़े हॉल से गुजरने के बाद वो एक बड़े से हौज के पास पहुंचे। उस हौज के दरमियान से एक रास्ता दूसरे किनारे गया था। वह दूसरे किनारे पहुंचा तो सामने एक दरवाज़ा खुल गया। अंदर खूबसूरती से सजा हुआ ड्राइंग रूम था। वहां 3 आदमी बैठे विस्की से शुगल कर रहे थे। शर्मा की रहनुमाई करने वाला वहां से भी गुजरता जा रहा था। शर्मा ने रोने के अंदाज में पूछा, मैं कब तक रेंगता रहूंगा? प्लीज़ मुझे थोड़ी सी विस्की पिला दो। एक पीने वाले ने शर्मा के रहनुमा से पूछा, एडी, इस जानवर को कहाँ से पकड़ लाए हो? क्या ये 2 पाँव से नहीं चल सकता? एडी ने जवाब दिया, ये एक खुजली वाले कांटे का शिकार है। वह चुटकी बजाकर शर्मा को कुत्ते की तरह बुलाता हुआ ड्राइंग रूम से निकल गया। शर्मा रेंगता हुआ उसके पीछे खुले सहन में आया। सहन के बाद एक बहुत ही खूबसूरत ख्वाबगाह का दरवाज़ा खुला। उसका फर्श इतना चिकना और ठंडा था कि शर्मा आराम से औंधा लेट गया। वो हंसने के अंदाज में रोने लगा। लेटे ही लेटे इधर उधर देखने लगा। एक तरफ दीवार पर बड़ा सा शीशे का स्क्रीन था। स्क्रीन की जानिब देखते ही वो रोशन हो गया। वहां वही दलदल नजर आ रही थी। बुलबुले उठ रहे थे, धुएं की धुंध फैल रही थी। फिर स्क्रीन सादा हो गया। किसी ने बटन ऑन और ऑफ करके शर्मा को यह दिखाया था कि उसे किस तरह दलदल में देखा गया था। उसने सर घुमाकर बटन ऑफ करने वाले को देखना चाहा। दूसरी जानिब एक आरामदेह पलंग बिछा हुआ था। उस पलंग पर जो हस्तियां नीम दराज थी उन्हें देखकर शर्मा थोड़ी देर के लिए अपनी तकलीफ भूल गया। 2 हसीन औरतें फोम के मुलायम बिस्तर पर आधी लेटी हुई आधी बैठी हुई थीं। दोनों की सूरत एक जैसी थी, एक जैसा लिबास, लेटने का अंदाज भी एक जैसा। फिर वो एक साथ बोलने लगी, मिस्टर शर्मा, तुम कांटों से निजात पाने के लिए कितनी रकम ज़ाया कर सकते हो? शर्मा हैरानी से उन दोनों औरतों का मुंह तक रहा था, क्योंकि दोनों के होंठ एक साथ हिल रहे थे, अल्फाज भी एक साथ अदा हो रहे थे। फिर वो दोनों उठकर बैठी और पलंग से उतरकर खड़ी हुई तो शर्मा हैरत से उछलकर घुटने के बल चौपाया बन गया। वो यकीनन हैरत अंगेज तमाशा था। दोनों के उठने बैठने और खड़े होने में एक साथ का भी फर्क ना था। वो जैसे 2 जिस्म और एक रूह थी, और एक ही दिमाग और एक ही सोच के तहत हरकत में आती थी। वे एक साथ मुस्कुराती हुई बोली, मुझ पर बाद में हैरान होते रहना, मेरे सवाल का जवाब दो। शर्मा ने कहा, मेरे पास नकद रकम नहीं है, जितने का चाहो चेक लिखवा लो। दोनों ने एडी को मुखातिब किया, एडी, शर्मा की चेक बुक और कलम इधर रखा है, उठाओ। दोनों ने अपना दायां हाथ उठाकर उधर इशारा किया जिधर चेक बुक और कलम रखा हुआ था। मैं जो इतनी देर से शर्मा के दिमाग में बैठा तमाशा देख रहा था, मुझसे बर्दाश्त ना हो सका। उन हसीनाओं की आवाज़ और लहजे की डोर को थामकर उनके दिमाग तक पहुंच गया। लेकिन 2 में से किस हसीना के दिमाग तक पहुंचा, मैं ज़रा देर के लिए उलझ गया। जब दोनों का लबो लहजा एक था तो दिमागी सोच का लहजा भी वही होगा, लेकिन दिमाग तो एक नहीं हो सकता। जब जिस्म अलग अलग होते हैं, सर अलग अलग होता है, तो हर सर में उसका अपना अलग दिमाग होता है। उन दोनों के दिमाग यकीनन मुख्तलिफ थे, लेकिन यह साबित हो रहा था कि दोनों दिमागों की एक सोच है, तभी वो एक सोच के तहत एक साथ बोलती और हरकत करती थी। बहरहाल मैं उस वक्त समझ ना सका कि उन दोनों में से किसके दिमाग में हूँ, या बेक वक्त दोनों के दिमाग में पहुंच गया हूँ। वो सोच रही थी, पता नहीं मलाया के बैंक में शर्मा की कितनी रकम होगी।
ये सोचते ही दोनों ने पूछा, मिस्टर शर्मा, तुम्हारे सूटकेस में बहुत से ममालिक की चेक बुक्स हैं, ये बताओ मलाया में कितनी रकम है? उसने जवाब दिया, मेरे पास हिसाब नहीं होता कि किस मुल्क में मेरी कितनी दौलत है, मेरा सेक्रेटरी हिसाब रखता है। हाँ, इतना जानता हूँ कि हर मुल्क में $5 लाख तक खर्च कर सकता हूँ और एक वक्त में एक चेक के जरिया सिर्फ $50,000 हासिल कर सकता हूँ। तो फिर 50,000 का चेक लिख दो। मैंने फौरन ही शर्मा के दिमाग में पहुंचकर उसके जरिए सवाल किया, मैं लिख देता हूँ, पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम पूछकर क्या करोगे, बस यूं ही बता दो। दुश्मन मुझे डबल एज कहते हैं, यानी दो धारी तलवार, जो जिधर से आए उधर से उसे काट सकती हूँ। दोस्त मुझे हीरों का जोड़ा कहते हैं। तुम्हारा अलग अलग क्या नाम है? अलग अलग का क्या मतलब हुआ? अच्छा समझी, मैं दो नजर आ रही हूँ इसलिए पूछ रहे हो, लेकिन मैं दो नहीं एक हूँ। यानी तुम दोनों को ज्वेल कहा जाएगा? जो चाहो कह लो, पहले चेक पर दस्तखत करो। उसने $50,000 का चेक लिखकर दस्तखत कर दिए। उसकी सोच के जरिए मैंने सवाल किया, त्यारे के गुम होने के बाद उस त्यारे के मुसाफिरों की फहरिस्त तमाम दुनिया के अखबारों में शाया हो चुकी होगी। जो भी मेरा चेक कैश कराने जाएगा उससे बैंक के अफसरान पूछेंगे कि विनोद शर्मा कहाँ है। वो दो बदन कहने लगी, तुम परवाह ना करो, ये हमारी दर्द-ए-सरी है। एडी, इसे डॉक्टर के पास ले जाओ, ये मेरा खास मेहमान है, इसे जिंदा रहना चाहिए। एडी ने शर्मा का लिखा हुआ चेक उठाकर पलंग के सराहने वाली मेज पर रख दिया। फिर शर्मा को अपने पीछे आने का इशारा किया। वो चौपाई की तरह चलता हुआ ख्वाबगाह से बाहर चला गया। अब मैं ज्वेल के दिमाग में था। ज्वेल बस यूं ही सा नाम था, मैं उसे दो बदन ही कहूंगा। वो दो बदन साथ चलती हुई एक कॉल बेल के बटन के पास गई। फिर दोनों ने एक साथ दाएं हाथ की उंगलियां बढ़ाकर बटन पर रख दी। किसी को कॉल किया जा रहा था। थोड़ी देर बाद वही तीन शख्स आए जो ड्राइंग रूम में बैठे विस्की पी रहे थे। दो बदन ने अपने दोनों दाएं हाथों को बढ़ाकर पूछा, आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त कराओ। एक ने एक जेब से एक तस्वीर निकालकर दिखाते हुए कहा, मैं फास्टर हूं और अब पेरिस के एक बहुत बड़े सनतकार डॉन सोमरू के मेकअप में हूं। प्रोग्रेस बताओ। मैंने सुमरो की तहरीर और दस्तखत की अच्छी तरह मशक की है। इस वक्त उसी के लहजे में बोल रहा हूं। डॉन सुमरू की ज़ाती दिलचस्पियों और ख़ानदानी हालात के मुतालिक तमाम मालूमात हासिल कर चुका हूं। दो बदन ने दोनों सर घुमाकर दूसरे शख्स को देखा। उसने जेब से तस्वीर निकालकर दिखाते हुए कहा, मेरा नाम जॉनी वॉर्ड है। मैं इंटरनेशनल सीपोर्ट कॉरपोरेशन के डायरेक्टर जनरल पेरी हडसन के रूप में हूँ। आजमाइश के वक्त साबित कर सकता हूँ कि मैं मुकम्मल पेरी हडसन हूँ। किसी को मुझ पर शुबा नहीं हो सकता। दो बदन ने तीसरे शख्स को देखते हुए कहा, और तुम उमर सईद, तुम हिंदुस्तान की जुबान बोल लेते हो। तुम विनोद शर्मा का रोल अदा करोगे। वहां से चेक उठा लो, उसकी तहरीर और दस्तखत की मशक करो और 2 दिन के अंदर उसके कारोबार, उसकी ज़ाती ज़िंदगी और ख़ानदानी अफराद के मुतालिक मुकम्मल मालूमात हासिल करो। तीसरे दिन तुम सबको अपने अपने मिशन पर रवाना किया जाएगा। पेफोंग पहुंचकर तुम तीनों का बयान यकसा होगा। यानी चंद नामालूम अफराद ने तैयारे को अगवा करके यहाँ के जंगल में छुपा दिया था और चशमदीद गवाही को ख़त्म करने के लिए मुसाफिरों को हलाक कर रहे थे। तुम तीनों बड़ी मुश्किल से जान बचाकर जंगल में भूखे प्यासे भटकते हुए वहां पहुंचे हो। त्यारे के कुछ मुसाफिर मर्द औरतों को इसलिए छोड़ दिया गया कि वो भी भटकते हुए इस जंगल से निकल जाएं। उनके बयानात भी यकीनन ऐसे ही होंगे, लिहाजा तुम लोगों पर शुबा नहीं किया जाएगा। दैट्स ऑल। विनोद शर्मा का रोल अदा करने वाले उमर सईद ने वो चेक उठा लिया। फिर वो तीनों ख्वाबगाह से चले गए। उनके जाने के बाद दो बदन ने एक साथ चारों हाथ उठाकर अंगड़ाई ली। एक बदन और दो हाथों की अंगड़ाई पर बेशुमार शायरों ने बहुत कुछ लिखा है। काश के कोई शायर दो बदन और चार हाथों की अंगड़ाई देख लेता। वहां एक दिमाग से दो बदन बदल रहे थे, एक कमान से दो तीर छूट रहे थे। अंगड़ाई लेने के बाद वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई। पहले उन्होंने एक दूसरे को देख देख कर अपना लिबास इधर से उधर दुरुस्त किया, फिर शानों पर बिखरे हुए बालों को ठीक किया। उसके बाद अपने अपने दाएं हाथ से अपने चेहरे को छूकर अपने हुस्न का जायजा लेने लगी। गोया उन्हें आईने की जरूरत नहीं थी, वो खुद आईना थी। एक दूसरे को देखकर अपने आप को संवार लेती थी। मैं शदीद हैरानी से अपनी खोपड़ी सहलाने लगा। ऐसे अजूबे देखे थे ना सुने थे। अगर मैं सोच की राहों का मुसाफिर ना होता तो यही समझता कि वो दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और दूसरों को ख्वामखा मुतहय्यर करने के लिए एक साथ एक ताल पर अदाकारी के जौहर दिखा रही हैं। लेकिन हकीकत ये थी कि वह जिस्मानी तौर पर दो अलग हस्तियां होने के बावजूद ज़हनी तौर पर एक थी। मैं इतनी देर से उनके दिमाग को पढ़ते हुए इसी नतीजा पर पहुंचा कि जिस तरह वे एक साथ बोलती और हरकतें करती थीं, उसी तरह उनका दिमाग एक सर में सोचता था और अपनी एक सोच के मुताबिक उनसे एक ही तरह का काम कराता। यही वजह है कि मैं फर्दन उनके दिमाग को ना पढ़ सका। मैं अभी तक उनकी आवाज़ और लहजे के जरिया उन्हें समझता रहा। फिलवक्त ये नहीं बता सकता कि जब कभी दो बदन से सामना होगा और मैं उनकी अलग अलग आंखों के रास्ते उनके दिमागों तक पहुंचूंगा तो उस वक्त भी उनके अलग अलग दिमाग को पा सकूंगा या नहीं। उस वक्त मुझे दो बदन से दिमागी राब्ता ख़त्म करना पड़ा क्योंकि दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। मैं बिस्तर से उठकर दरवाजे पर गया। सेतु वापस आ गया था। मैंने दरवाज़ा खोला तो उसने कहा, साहब, एयरप्लेन के और बहुत से मुसाफिरों को हम पकड़ के लाया है।
वो लोग जंगल में सोता पड़ा था। मैं कॉटेज के बाहर आया, वहां मशालें रोशन थी। तैयारी के मुसाफिर, जिनमें मर्द, औरतें और बच्चे भी थे, बहुत ही निढाल नजर आ रहे थे। उनके लिबास फटे हुए थे, चेहरों और जिस्मों पर गर्द जमी हुई थी। वो सब भूखे भी थे और मौत के डर से सहमे हुए भी। शबाना मुझे देखते ही चीखती हुई आई और फरहाद कहकर मुझसे लिपट गई। उसके बाद दिल खोलकर रोने लगी। उन जंगलियों की बस्ती में मुझ जैसे मुहज्जब आदमी को देखकर मुसाफिरों को जरा इत्मीनान हुआ। वो मुझे रहम तलब नजरों से देखने लगे। मैंने सेतु से कहा, इन सब के लिए खाने पीने और सोने का बंदोबस्त करो, मैं सुबह इनसे बातें करूंगा। मैं शबाना को लेकर कॉटेज के अंदर गया। सेतु को आवाज़ देकर कहा कि वो शबाना के लिए रोजी का कोई सा लिबास ले आए और खाना भी जल्द पहुंचा दे। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया तो वो लिपट कर बोली, तुमसे बिछड़कर मैंने बहुत दुख उठाए। मैंने कहा, शबाना, अब तुम मुझे फरहाद कह रही हो? यानी तुम्हें हकीकत मालूम हो गई है कि मैं तुम्हारा शौहर आजम नहीं हूँ? हाँ, अब तुम ही मेरे सब कुछ हो। नहीं, तुम्हारा सब कुछ तुम्हारा शौहर है। मैं तुम्हें उससे मिलाऊंगा। नहीं, वो चीख कर बोली, अब मैं उसे नहीं मिलूंगी। तुम अब मुझे दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देना चाहते हो। मुझे इल्ज़ाम ना दो शबाना। मैं तुम्हें इस्तांबुल से अनकरा और अनकरा से इस जंगल ब्याबान तक समझाता आया हूँ कि मैं आजम नहीं, फरहाद हूँ। मेरे करीब ना हो, मैं बहकना नहीं चाहता, मगर तुमने मेरी एक ना सुनी। गड्ढे में गिरने के बाद भी तुम्हारी जिद से मजबूर होकर मैंने बता दिया कि मेरी असलियत मालूम होगी तो पछताओगी, और उस पछतावे की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं होगी। वह सर झुकाकर आहिस्तगी से बोली, बेशक मैंने तुम्हें आजम समझकर अपनाया, मगर सच बताओ, हमारे ताल्लुकात के बाद क्या तुम्हारे दिल में मेरी चाहत और तमन्ना नहीं रही? कुछ तो लगाव होगा। लगाव तो यकीनन रहता है। मैं नहीं भूल सकता, मैं तुम्हारी कदर करता हूँ, मगर तुम्हारा शौहर नहीं बन सकता। मैं औरतों से इसीलिए कतराता हूँ कि शादी के मरहला से ना गुजरना पड़े। तुम ये कहना चाहते हो कि अब मुझसे कभी नहीं मिलोगे? सिर्फ दोस्त की तरह मिलेंगे, मियाँ बीवी की तरह नहीं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इतने संगदिल हो। मैंने उसका शाना थपक कर कहा, तुम बहुत थक गई हो, जाओ बाथरूम में गुसल करो, तुम्हारा खाना आ रहा है। मैंने उसे बाथरूम का रास्ता बताया। वो बोझल कदमों से सर झुकाए चली गई। उसकी सोच कह रही थी, मर्द दिखावे के संगदिल होती हैं, बस बेरुखी जाहिर करती हैं। फरहाद मुझे भूल नहीं सकता। मैं बिस्तर पर आकर लेट गया। बाथरूम से शबाना ने पूछा, फरहाद, तुम इस कदर जख्मी कैसे हो गए? क्या त्यारे अगवा करने वाले मुजरिमों से लड़ाई हुई थी? मैंने कहा, हाँ, मैंने लड़ाई के दौरान कुछ शोबदेबाजी का मुजाहरा किया। यहाँ के बाशिंदे मुझे देवता समझकर मेरी इज्जत कर रही हैं। देवता तो तुम हो, मेरे दिल से पूछ लो। मैं खामोश रहा। उसने पूछा, वो शोबदाबाजी किस किस्म की थी? मैंने औरतों से बेजार होकर कुछ मामूली से जादुई कमालात सीखी हैं। जो औरतें ज्यादा बोलती हैं मैं उनकी बोलती बंद कर देता हूँ। झूठे कहीं के। यकीन ना हो तो अब कुछ बोलना चाहो, नहीं बोल सकोगी। मैं उसके दिमाग में पहुंच गया। उसने बोलने का इरादा किया। मैंने उसके दिमाग को हदायत दी, होंठ बंद। उसके दोनों होंठ बंद हो गए। वो बोलते बोलते रुक गई। फिर हैरानी से उसके होंठ खुले। उसने दोबारा बोलने की कोशिश की। मैंने फिर वही अमल किया। मैंने उसे पूछा, कहो कैसा कमाल दिखाया, क्या बोल सकोगी? उसने जवाब देना चाहा, फिर होंठ बंद हो गई। ऊँ की आवाज़ें आने लगीं। मैंने कहा, अच्छा अब इजाज़त है? वह हैरानी से चीख पड़ी, अरे तुम तो वाकई बाकमाल हो। मैं बोलना चाहती थी मगर बोल ना सकी। तुमने ये जादू कैसे सीखा? कंवारा रह रहकर। शादी के बाद औरत के सामने ये जादू असर नहीं करता। उसकी हंसी सुनाई दी। सेतु उसके लिए लिबास और खाना लेकर आया। फिर उन्हें एक मेज़ पर रखकर चला गया। वो सर झटकती हुई खाने के लिए बैठ गई। जब मैंने उसकी सोच में कहा, मुझे नाराज़ नहीं होना चाहिए, ये वाकई जख्मी पड़ा हुआ है, इसे आराम पहुंचाना मेरा फ़र्ज़ है। वो अपने तौर पर सोचने लगी, मैंने नर्सिंग कोर्स किया है, यही तो मौका है। मैं तीमारदारी करूंगी, दिन रात खिदमत करूंगी, तो यह मुझसे दूर होने का तसव्वुर भी नहीं करेगा। खाने के बाद उसने दरवाजे को अंदर से बंद किया। फिर आकर लेट गई। मैं आंखें बंद किए खराटे ले रहा था। उसने मेरी तरफ करवट ली। मैंने उसकी सोच में कहा, हाय मैं कितनी थक गई हूँ। उसने अंगड़ाई की ख्वाहिश पैदा की। वो चारों शाने चित होकर अंगड़ाई लेने लगी। उसने सुकून से आंखें बंद की। फिर मैंने उसे आंखें खोलने का मौका नहीं दिया। सोच की मुलायम हथेलियों से थपक थपक कर उसे सुला दिया। अब तो शायद सारी दुनिया ही सो गई थी। जंगल की गहरी रात कह रही थी कि ये सोने का ही वक्त है, सो जाओ वरना सुबह हो जाएगी। लेकिन अभी दो हस्तियों के सिलसिला में ऐसा तजस्सुस था कि उनके मुतल्लिक मालूमात हासिल किए बगैर सो नहीं सकता था। एक तो रसवंती के बारे में मालूम करना था कि उसने टेलीपैथी के जरिया मुझे शिकार क्यों नहीं किया, मुझ पर मेहरबान क्यों है। दूसरा तजस्सुस दो बदन के सिलसिले में था। मैं उस अजूबा को समझना चाहता था। मैंने आंखें बंद की। ये मालूम था कि रसवंती के दिमाग को छूते ही वो सांस रोक लेगी। अब दिमाग के दरवाजे बंद करके मेरी सोच को धुतकार देगी। लेकिन यह हैरत कि ऐसा नहीं हुआ। मैं बड़ी आसानी से उसकी सोच नगरी में पहुंच गया। वो एक बिस्तर पर बीमार पड़ी हुई थी। इस कदर कमज़ोर हो गई थी कि सांस रोकना चाहती तो दम निकल जाता। मैं चुपचाप उसके दिमाग में बैठा उसकी मजबूरियों और कमज़ोरियों को समझ रहा था। मैंने जो उसके सर पर ज़लब लगाई थी उसके नतीजा में बहुत ज़्यादा खून बह जाने के बायस दिमाग कमज़ोर हो गया। वैद्यराज पूरी तवज्जो से उसका इलाज कर रहा था। खून की कमी पूरी करने और ताकत बहाल करने के लिए उसे बेहतरीन ग़िज़ाएं दी जा रही थीं।
इसके बावजूद उसकी हालत तशवीशनाक थी। जब मैंने उसकी सोच में अपनी याद का दिया रोशन किया तो वह सर्द आह भरकर सोचने लगी। मैं उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में कभी सोचती भी नहीं थी, मगर वह दुश्मन की तरह मुझे मारकर चला गया। कैसा कठोर है। जब चला ही गया है तो याद क्यों आ रहा है। हाय राम, उस जालिम ने तो जैसे मेरे सर के टुकड़े कर दिए। वैदराज कहते हैं कि मैं 6 घंटे तक बेहोश पड़ी रही, बाद में होश आया। जब भी कमजोरी से बार बार सो जाती थी। 2 दिन 2 रातें कैसे गुजर गईं पता ही नहीं चला। जब भी मेरी आंख खुलती तो रघुवीर और संपत राय मुझसे कहते, देवी जरा हिम्मत करो, फरहाद के दिमाग को पकड़ो, हमें बताओ कि वो कहाँ है, हम उसकी बोटी बोटी काट कर फेंक देंगे। उनकी बातें सुनकर मैं आंखें बंद कर लेती थी। मेरा गला सूखने लगता था। अच्छा हुआ कि मैं उस समय बोलने के काबिल नहीं थी, वरना लेटे ही लेटे फरहाद के दिमाग में झांकना मुश्किल ना था। उसका पता बता देती, लेकिन मेरा सर जैसे खाली हो गया था, या शायद सोच के पर कमजोर हो गए थे। मैंने नक्काहत के बायस उड़ान की कोशिश नहीं की। 2 दिन बाद जरा तबीयत संभलने लगी तो वह दुश्मन बहुत याद आया। मैं परेशान हो गई। जो मुझे मरने की हद तक मार कर गया था वही याद आने के बहाने मेरे दिल में खलबली मचा रहा था। ये भगवान ने जाने औरत को किस मिट्टी का बनाया है कि मर्द के जुल्म पर भी प्यार से सोचती है। मैं ये सोचकर घबराने लगी कि प्यार से सोच रही हूँ। मैं देवताओं की अमानत हूँ, मुझे एक आदमी के लिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं अपने अंदर बहुत देर तक लड़ती रही। मेरे दिल की कमजोरी ने दिमाग की कमजोरी को समझाया कि मैं इसी कश्मकश में फरहाद को अपना दुश्मन बना चुकी हूँ। वो मुझे चाहत से देखता था और मैं बेहिस और अनजान बन जाती। ये सोचकर गुस्सा आता था कि हरजाई भंवरा है, फूलों पर मंडलाता रहता है, पता नहीं कितनी हसीन औरतों से आशनाई है, मुझे भी उन औरतों में शामिल करना चाहता है। लेकिन मैं देवी हूँ। देवी? कैसी देवी? वो मुझे जख्मी करके चला गया, और जिन देवताओं की मैं अमानत हूँ वो मेरी रक्षा ना कर सके। योगा और टेलीपैथी का लंबी काम ना आ सका। वो कैसा जिद्दी और जाबिर इंसान है, आहनी दीवारों को भी गिराकर चला जाता है। फिर तो वही देवता हुआ ना। मैं डगमगा गई, घूम फिर कर उसके बारे में सोचती रही। तीसरे दिन में आंखें बंद किए पड़ी थी। मुझे रघुवीर की आवाज़ सुनाई दी, देवी आंखें खोलो, हम तुम्हारे लिए बहुत परेशान हैं। मैं समझ गई कि मुझसे फिर फरहाद का पता पूछा जाएगा। अचानक मेरे दिल में बात आई कि पागल बन जाऊं, फिर वो समझेंगे कि मेरा दिमाग ख्याल खुआने के काबिल नहीं रहा। लेकिन मुझे पागलपन से घबराहट सी महसूस हुई। तब मैंने दूसरी बात सोचकर आंखें खोल दी। उन्हें अजनबी नजरों से देखने लगी। संपत राय ने मुझ पर झुककर हमदर्दी से पूछा, देवी तुम बोलती क्यों नहीं हो, क्या हो गया है तुम्हें? देवी? मैंने हैरानी से पूछा, कौन देवी? मेरा नाम देवी है क्या? संपत राय, रघुवीर और वैदराज सब एक दूसरे को तशवीश भरी नजरों से देखने लगे। वैदराज ने आगे बढ़कर कहा, बेटी तुम्हारा नाम रसवंती है, हम तुम्हें देवी मानते हैं, अपने आप को पहचानो बेटी। मैं अपना सर थामकर परेशानी से सोचने लगी। वैदराज ने कहा, नाना अपने दिमाग पर बोझ ना डालो, तुम्हारे सर से सेरों खून बह चुका है। मैं दवाएं दूंगा, तुम खूब खाओ पियोगी तो धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाएगा। संपत राय ने पूछा, क्या ये दूसरों की सोच नहीं पढ़ सकेगी? वैदराज ने कहा, अभी आप लोग इसे तन्हा छोड़ दें, कुछ ना पूछें, इसके दिमाग पर बोझ नहीं पड़ना चाहिए। वो लोग मुझे तन्हा छोड़कर वैदराज के साथ कमरे से बाहर चले गए। मैंने संपत राय की सोच पढ़ने की कोशिश की। मुझे कामयाबी तो हुई, मगर सर में दर्द की टीसें उठने लगी। आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। मैंने ख्याल ख्वानी से बाज आकर आंखें बंद कर लीं। फरहाद ने मेरा क्या हाल किया था और मैं उसे दुश्मनों से महफूज रखने के लिए याददाश्त गुम होने का बहाना कर रही थी। मैं अपने आप पर हैरान थी कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। आज 5वां दिन है, मेरी तबीयत संभल गई है, फिर भी बिस्तर से नहीं उठ सकती। सर चकराने लगता है, मेरे दिल में बेचैनी सी है। मैं फरहाद की सोच पढ़ना चाहती थी। मैं ये मालूम करना चाहती थी कि वो दुश्मन खैरियत से है या नहीं। इन 5 दिनों में मैंने पहली बार फरहाद की सोच को गिरफ्त में लेना चाहा तो मेरा सर दुखने लगा। उसकी सोच अजीब इधर से उधर हो रही थी। कभी तेजी से जंगल की झाड़ियों पर से वो गुजरता था, कभी झोंपड़ियों की छतों पर से उसकी सोच बहती चली जाती। वो किसी दरख्त से उल्टा लटक रहा था और दूर दूर तक झूलता जा रहा था। उसकी खोपड़ी में पहुंचकर मुझे यूं लगा कि मैं उल्टी लटक रही हूँ। मेरा सर चकराने लगा तो मैं आगे उसकी सोच ना पड़ सकी। अपना सर थामकर तकलीफ को बर्दाश्त करने लगी। ये समझ में आ गया था कि फरहाद किसी जंगल में है और मुसीबत में गिरफ्तार है, मगर मैं क्या कर सकती थी। मेरी कोशिश यही थी कि जल्द से जल्द अपनी कमजोरी पर काबू पाकर दोबारा फरहाद के पास पहुंचूं। मगर मेरे साथ यही होता है कि दिमाग पर बोझ पड़ते ही सर चकरा जाता है, गुनूदगी तारी हो जाती है, फिर नकाहत के मारे सो जाती थी। अरे दुश्मन, तूने मुझे इस काबिल न रखा कि मैं तेरे ही बुरे वक्त में काम आ सकूं। दोबारा मेरी आंख खुली तो दीवार गिर घड़ी से पता चला कि 7 घंटे गुजर चुके हैं। मेरा दिल धक से रह गया कि उस मुसीबत ज़्यादा पर जाने क्या बीत चुकी है। मैंने फौरन उसकी सोच पढ़ी। मैं बेकार परेशान हो रही थी। वो तो शैतान की उम्र लेकर आया है, राम करे उसे मेरी उम्र भी लग जाए। वह दुश्मनों को मारने के बाद आराम से बिस्तर पर लेटा हुआ रोमाना की सोच पढ़ रहा था। मैं ज्यादा देर तक उसके दिमाग से चिपक कर न रह सकी। अपनी बीमारी और कमजोरियों से मजबूर होकर उसके दिमाग से वापस आ गई।
मैंने उसकी टेलीपैथी की सलाहियतों को कमज़ोर बनाने के लिए जड़ी बूटियों का रस पिलाया था। उस समय मैं उसे ऊंची बनकर रहना चाहती थी। अब जाने क्यों सरजाई के आगे नीची बनकर रहने को जी चाहता है। मुझे इत्मीनान है कि जो सलाहियतें मैं छीन लेना चाहती थी वो उसे वापस मिल गईं। रसवंती सोच रही थी और मैं उसे खुली किताब की तरह पढ़ रहा था। अब मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने उसे इस बुरी तरह जख्मी क्यों किया। बेचारी बिस्तर से लगी हुई थी। सोचने के दौरान उसके दिल ने कहा, फरहाद के पास जाना चाहिए। पता नहीं वो क्या कर रहा होगा। मैं मोहतात हो गया कि अब वो मेरे दिमाग में झांकेगी, लेकिन वो अपने दिल से लड़ने लगी। नहीं, अब वो बेसहारा नहीं है। उसे उसका इल्म वापस मिल गया है। अब मैं क्यों उसकी चिंता करूं? उसकी दूसरी सोच ने कहा, मेरा कुछ ना होते हुए भी उससे कोई नाता है। मैं ना मानूं मगर दिल मानता है। वो फिर दिल की बात से इनकार करने लगी। नहीं, दिल मचलता है, मचलता रहे। मैं ऐसे हरजाई से दूर ही रहूंगी जो कली कली फूल फूल मंडलाता रहता है। उससे कभी मिलना तो दूर की बात है, मैं उसकी सोच भी नहीं पढ़ूंगी। सोच पढ़ने से दिल को और बहकने का मौका मिल जाएगा। वो अपने आप से लड़ने लगी। इतने में दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। दरवाजा खुला हुआ था। रसवंती ने सर घुमाकर देखा। संपत राय वहां खड़ा पूछ रहा था, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। रसवंती उठकर बैठ गई। वो अंदर आते हुए बोला, नहीं देवी जी, आप लेट ही रहें, मैं बस हाल पूछने आ गया हूँ। आप लोगों की मेहरबानी है। अब मैं उठने बैठने लगी हूँ। भगवान ने चाहा तो जल्द ही चलने फिरने लगेगी। आप ये बताएं, अब तो कुछ याद आ रहा होगा आपको। मुझे क्या याद आना चाहिए? रसवंती ने मासूमियत से पूछा। संपत राय ने सामने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, आप हमारी देवी हैं। आपका नाम रसवंती है। आप सब यही कहते हैं तो मेरा यही नाम होगा, मगर मैं क्या करूं? बार बार सोचने से भी याद नहीं आता कि मैं कौन हूं और कहां से आई हूं। वह सर हिलाकर बोला। वैदराज कहते हैं कि आपको पिछली बातें याद दिलाने के लिए हिंदुस्तान भेजना होगा। आपने बचपन से जवानी तक जिन मंदिरों और शहरों में जिंदगी गुजारी है, वह तमाम जगह दोबारा देखने से आपको कुछ याद आ जाएगा। फिर तो मैं जरूर वहां जाऊंगी। और कुछ? वो जरा हिचकिचाया, फिर बोला, आप बहुत सुंदर हैं। आपको याद नहीं है? एक बार आपने मेरी सोच पढ़कर मालूम किया था कि मैं आपसे प्रेम करता हूं। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर आप नाराज हो गई थी, क्योंकि उस समय देवी होने के नाते आप सिर्फ देवताओं की अमानत थी। मगर अब मैं फिर हिम्मत करके अपने दिल का हाल सुना रहा हूँ। राय साहेब, मेरा सर दुख रहा है। हाँ ठीक है, मैं अभी चला जाता हूँ। बस इतनी प्रार्थना है कि मेरे बारे में सोचें, मैं फिर आऊँगा। वो उठकर कमरे से बाहर चला गया। रसवंती उसकी सोच पढ़ रही थी। वो सोच रहा था, ये सब कुछ भूलने के बाद भी पहले की तरह मासूम है। प्यार मोहब्बत की बातें समझती ही नहीं। क्या ये अपनी सुंदरता और जवानी को समझती नहीं है? वो सोचने के दौरान जरा सा घबरा गया। एक खौफ सा महसूस हुआ कि रसवंती उसकी सोच ना पढ़ रही हो। फिर वो आप ही आप हंसने लगा। उसकी खोपड़ी के तो 12 बज गई हैं। अब वो मेरी सोच को क्या पढ़ सकेगी? अगर पढ़ सकती है तो अब तक मुझे जरूर सजा दे चुकी होती। उसने दूर जाने के बाद पलटकर कमरे की जानिब देखा। फिर घूमकर जाते हुए सोचने लगा, टेलीपैथी के बगैर क्या वो खाक देवी रहेगी? मैं अब तक उसकी टेलीपैथी से डरता रहा और उसकी जवानी के लिए ललचाता रहा। मगर अब यही कोशिश करूंगा कि उसे पिछली जिंदगी याद ना आए। उसके दिमाग तक ना टेलीपैथी पहुंचेगी, ना कभी वो मुझ पर भारी पड़ेगी। मैं भारत पहुंचने से पहले ही उसकी जवानी से खेल जाऊंगा। रसवंती गुस्सा से दिल मिलाने लगी। मैं नहीं चाहता था कि गुस्सा के बायस उसके दिमाग पर और बोझ पड़े। इसलिए मैंने उसकी सोच में कहा, संपत राय मूर्ख है। मैं सुंदर हूं, जवान हूं। ऐसे कितने ही मूर्ख मेरे लिए जाने कैसी कैसी गंदी बातें सोचते होंगे। मुझे गुस्सा को बर्दाश्त करना चाहिए, धीरज से काम लेना चाहिए। इस सोच के जेर असर वो रफ्ता रफ्ता पुरसुकून हो गई। फिर उसने बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर लीं। संपत राय उसके दिमाग में चुभ रहा था, लेकिन मैं देर तक उसकी सोच में उसके दिमाग को थपकता रहा। जब वो सुकून से सो गई तो मैं उसके दिमाग से वापस आ गया। दो बदन है क्या चीज़? क्या हम इंसानों की दुनिया में ऐसा अजूबा किसी ने देखा होगा जिसके बज़ाहिर दो जिस्म हो मगर बातिन में दिमाग एक हो? ऐसे अजूबा को समझने के लिए इंसानी तारीख पर संजीदगी से गौर करना होगा। पहले तो रोमन देवी देवताओं के हजूम में एक ऐसी हस्ती का जिक्र है जिसका नाम हर्माफ्रोडिट था। वो बेयक वक्त मर्द भी था और औरत भी। उसका जिस्म मर्दाना भी था और जनाना भी। वो देवता हर्मस, मरकरी और हसीन देवी एफ्रीडिट वीनस की औलाद था या थी। जब अजूबा का जिक्र हो और एक बदन के साथ 4 हाथों की बात आए तो हिंदू धर्म की काली माई की तस्वीर सभी ने देखी होगी, जिसके 4 हाथ होती हैं। एक गणेश महाराज हैं जिनका जिस्म इंसान का और सर हाथी का है। ये अपने अपने धर्म और मजहबी अकीदे की बात है। अकीदा हो तो ऐसी अजीब हस्तियां काबिले परस्तिश बन जाती हैं। अकीदा ना हो तो ये हस्तियां अजूबे कहलाती हैं और इनकी बातें महज अफसानवी होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। मैं 2 बदन को काबिले परस्तिश नहीं बल्कि मज़ह का खेज हस्ती कहूँगा। चूंकि वो मेरी जिंदगी के रास्ते में आई थी, इसलिए मैं उसे अफसानवी किरदार नहीं कह सकता। जिन्होंने कभी अजूबे ना देखे हों वो इस दास्तान को अफसाने की तरह पढ़ते हुए गुजर जाएं। पता नहीं कितनी रात गुजर गई होगी। मेरी वो रात तो ख्याल ख्वानी में ही गुजर गई। मैं इत्मीनान से आंखें बंद करके 2 बदन के दिमाग में पहुंच गया। मेरा ख्याल था कि वो सो रही होगी मगर जाग रही थी, लिबास बदल रही थी। मैं बड़े मौका से वहां पहुंच गया।
चुपचाप उनकी सोच को पढ़ते हुए उनके बदन के नए शेप ऑफ राज को भी पढ़ता रहा। मालूम हुआ कि दोनों ही दोशीज़ाएं हैं। वो एक दूसरे के सामने खड़ी हुई थी। अगर उनके सामने आईना होता तो उनकी सोच से मुझे मालूम हो जाता, मगर उनका दिमाग कहता था मेरे सामने मैं हूं और मैं अपने आप को देख रही हूं। मैं एक ही दिमाग को पढ़ रहा था और उस दिमाग की एक सोच के मुताबिक दो मुख्तलिफ जिस्म हरकत कर रहे थे। ये उसको देखकर और वो इसको देखकर आमने सामने लिबास पहन रही थी। दोनों शाना बशाना चलती हुई ख्वाबगाह से बाहर आ गईं। फिर वो ख्वाबगाह के पीछे जाने लगी। पीछे जेल खाना था। मुख्तलिफ कमरों में सलाखों के पीछे कैदी बैठे हुए थे या सो रहे थे। मुसल्ला जवान दो बदन को देखते ही अलर्ट हो गए। आहनी सलाखों के पीछे एक कमरे में विनोद शर्मा फर्श पर औंधा सो रहा था। उमर सईद ने करीब आकर कहा, मादाम, मैं शर्मा की तहरीर और दस्तखत की मशक कर रहा हूँ। उसके जिस्म से कांटे निकाल दिए गए हैं। डॉक्टर ने कहा है कि उसे सोने का मौका दिया जाए। जब यह बेदार होगा तो मैं उसके ज़ाती और ख़ानदानी हालात मालूम करूंगा। वो आगे बढ़ती हुई दूसरे कमरे के सामने आई। वहां पेरिस का एक बहुत बड़ा सनतकार डॉन सूमरो कैद था। फास्टर नामी एक मातहत दो बदन के सामने हाजिर हुआ। वह डॉन सूमरो के मेकअप में था, यानी उस वक्त एक डॉन सोमरू सलाखों के पीछे था, दूसरा डॉन सोमरू सलाखों के बाहर। दो बदन दोनों को तनकीदी नजरों से देखती रही। कैदी सूमरू ने सलाखों को थाम कर पूछा, मादाम, मैं चेक पर दस्तखत करता रहता हूँ। मैं अपनी सारी दौलत दे रहा हूँ। मैं आइंदा भी आपके काम आता रहूंगा। प्लीज़ मुझे इस कैद खाने में ना रखें। सलाखों के बाहर दूसरे डॉन सोमरू ने भी वही कहा, मादाम, मैं चेक पर दस्तखत करता रहता हूँ। मैं अपनी सारी दौलत दे रहा हूँ। मैं आइंदा भी आपके काम आता रहूंगा। प्लीज़ मुझे इस कैद खाने में ना रखें। दोनों की आवाज़, लहजे और अंदाज में एक ज़रा फर्क ना था। दो बदन ने खुश होकर कहा, वेल डन फास्टर, तुम ज़बरदस्त नक्काल हो। वो आगे बढ़कर तीसरे कमरे के सामने पहुंची। वहां इंटरनेशनल सी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के डायरेक्टर जनरल पेरी हडसन को कैद किया गया था। सलाखों के बाहर भी एक पेरी हडसन मौजूद था, जो दरअसल दो बदन का एक वफादार जॉनी वार्ड था। असल पेरी हडसन ने दो बदन को देखते ही चीख कर कहा, यू डबल क्रॉस। मैं कुछ नहीं कहूँगा। तुम सब यहाँ दोहरी शख्सियतों का ड्रामा प्ले करते हो। तुम भी एक हो। ये जो तुम्हारे साथ दूसरी है, ये तुम्हारे मेकअप में है। तुम एक दूसरे की नकल करती हो और ये उल्लू का पट्टा जॉनी वार्ड मेरे बहरूप में मेरी नकल करता है। अब मैं खामोश रहूंगा। इसे नक्काली का मौका नहीं दूंगा। मगर नक्काली जारी थी। जिस अंदाज में पेरी हडसन झुंझलाकर कह रहा था, नकली पेरी हडसन भी उसी अंदाज में कहता जा रहा था। दो बदन कह के लगा रही थी। आखिर में असल पेरी हडसन सलाखों को थामकर अपना सर टकराने लगा। उसका नक्काल खामोश खड़ा हुआ था। दो बदन ने उसे एक तमांचा रसीद करते हुए कहा, खामोश क्यों हो, उसकी नकल करो। दो बदन के एक तमांचा का मतलब दो तमांचे होते थे। जॉनी वार्ड की कनपटी और गाल पर एक साथ दो दाएं हाथ पड़े। मैंने जॉनी वार्ड की खोपड़ी में पहुंचकर देखा। उसका सर चकरा रहा था और बायां जबड़ा बुरी तरह दुख रहा था। किसी औरत का हाथ ऐसा फौलादी नहीं हो सकता कि एक ही हाथ में सारे वजूद को फोड़ा बनाकर रख दे। या तो वो बड़ी मेहनतों के बाद फौलाद बनाई गई थी, या फिर कुदरती तौर पर डबल हॉर्स पावर रखती थी। एक साथ दो जिस्मानी कुव्वतें अमल में आती थीं। जॉनी वार्ड दोनों हाथों से अपने सर को थामकर जेल खाने की दीवार से टेक लगाकर बोला, मादाम, मैंने पेरी हडसन की इसलिए नकल नहीं की कि सलाखों से सर टकराकर जख्मी हो जाऊंगा तो उसका रोल अदा करने नहीं जा सकूंगा। वो गुर्राकर बोली, जा सकोगे। अगर तुम जख्मी हालत में इस जंगल के बाहर पेनोंग के हवाई अड्डे पर पहुंचोगे तो कानून के मुहाफिजों को यकीन आ जाएगा कि त्यारे गवाह करने वालों ने वाकई पेरी हडसन पर जुल्म किया है। क्या तुम भूल गए कि मैं मुकम्मल नकाली चाहती हूँ? असल पेरी हडसन ने कहका लगाकर कहा, फिर तो मैं और ज्यादा सर टकराऊंगा। नक्काल, तुम्हें भी मेरे साथ सर टकराते टकराते मर जाना पड़ेगा। ये कहते ही वह सलाखों से सर टकराने लगा। नकली पेरी हडसन को भी यही करना पड़ा। दोनों के सर टकराने का अंदाज बड़ा ही वहशियाना था। आहनी सलाखें जैसे लरज रही थीं। एक बार नक्काल ने सलाखों से सर टकराने की बजाय आस्तिकी से सर मारा ताकि किसी तौर नक्काली का अमल जारी रहे, लेकिन दो बदन ने बेयक वक्त दो हाथों से उसके सर के बालों को पकड़कर जोर से सलाखों पर मारते हुए कहा, यह असल पेरी हडसन ऐसे टकरा रहा है। एकदम सच्ची नक्काली करो। लेकिन वो नक्काल जॉनी वार्ड अब अपनी मलका की बातें सुनने के लिए होश में नहीं था। वो बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ा। उसका चेहरा लहू से तरबतर था। असल की भी यही हालत थी, मगर वो होश में था। आंखें फाड़ फाड़ कर वहशतज़दा नजरों से दो बदन को देखते हुए अटक अटक कर बोल रहा था, तो तुम भी मेरी नकल करो, मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। वह चकराकर फर्श पर बैठ गया। दो बदन शाहाना अंदाज में चलती हुई जेल खाना से बाहर आ गईं। हौज के दरमियानी रास्ता से गुजरती हुई बड़े हॉल में पहुंची। वहां मुख्तलिफ छोटी छोटी मशीनों के पास बेशुमार हीरे जगमगा रहे थे। दो बदन ने एक मशीन के पास आकर देखा। वहां खूबसूरत डिजाइन के नेकलेस तैयार किए जा रहे थे। दो नेकलेस उठाकर एक दूसरे के सामने खड़ी हो गईं। फिर अपने अपने गले में वो हार पहनकर देखने लगी। बहुत ही खूबसूरत हार था। हीरों की जगमगाहट पर आंख नहीं ठहरती थी। वो खुश होकर बोली, मिस्टर मोनो, तुम्हारी फनकारी का जवाब नहीं, बोलो क्या इनाम चाहते हो? मादाम, आपने मुझे फर्श से उठाकर अरश पर पहुंचा दिया है। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं। हाँ, सिर्फ एक हफ्ता के लिए अपने बीवी बच्चों से मिलना चाहता हूँ। कल तुम्हारी रवानगी का इंतजाम कर दिया जाएगा।
ये कहकर वो दूसरी मशीनों की तरफ गईं। कहीं ब्रेसलेट, कहीं हेयर क्लिप और कहीं कानों के आवेजे तैयार किए जा रहे थे। वो मुतमईन होकर हॉल से बाहर आ गईं। उसकी सोच कह रही थी कि अभी रात के 3 बज रहे हैं, 4 बजे उन कारीगरों की ड्यूटी खत्म हो जाएगी, फिर वो आइंदा शाम तक आराम करेंगे। वो चलते चलते बड़े से गैराज में आई। मुसल्ला अफराद उसे देखते ही अटेंशन हो गए। एक वैगन कार में 4 शख्स बैठे हुए थे। उनकी आंखों पर पट्टियां बंधी हुई थीं। एडी ने बताया कि वो चारों 1 माह की छुट्टियां लेकर अपने अपने मुल्क जा रहे हैं। 2 बदन वैगन कार में आकर बैठ गईं। गाड़ी स्टार्ट होकर आगे बढ़ी। फिर वही दलदल वाला मंजर था। दीवार एक तरफ सिरक रही थी। गाड़ी वहां से गुजरती हुई दलदल में पहुंचकर रुक गई। फिर दीवार सिरक कर अपनी जगह आ गई और दलदल ऊपर की जानिब उभरती हुई खुले जंगल में बरगद के किनारे पहुंच गई। वहां से वैगन कार दोबारा स्टार्ट होकर दलदली हिस्से को अबूर करती हुई आगे बढ़ने लगी। तकरीबन 2 मील तक चलते रहने के बाद उन चारों की आंखों से पट्टियां खोल दी गईं। 2 बदन ने गाड़ी से उतर कर कहा, तुम चारों पर एतमाद करके तुम्हें 1 माह की छुट्टी दी जा रही है। अगर मुकर्रर वक्त पर पेनोंग वापस नहीं पहुंचोगे तो फिर जहां रहोगे वहां तुम्हारी मौत पहुंच जाएगी। गो ऑन, विश यू गुड जर्नी। वैगन कार आगे चली गई। 2 बदन वहां उस वक्त तक खड़ी रहीं जब तक कि गाड़ी की रोशनी नजर आती रही। फिर उन्होंने एक भरपूर अंगड़ाई ली। सॉरी, एक नहीं, बैक वक्त 2 अंगड़ाइयां ली। उनके बदन टूट रहे थे। वह दोनों किसी रॉकफेलो नामी शख्स के बारे में सोच रही थी। सोच का अंदाज बता रहा था कि रॉकफेलो उसका महबूब है। मैं इतनी देर से 2 बदन के ख्यालात पढ़ता जा रहा था। उनकी ज़ात से बुनियादी दिलचस्पी ये थी कि वो 2 होने के बावजूद एक थीं। ऐसी मुश्तरक औरतें जिस शख्स को अपना महबूब बनाएंगी वो कैसा अजूबा होगा, ये मालूम करने के लिए मेरी दिलचस्पी और बढ़ गई। दिन रात ज़मीन दो अड्डे में कैद रहने के बाद वो हर रात 3 बजे खुली फिजा में आती थीं और सुबह तक आज़ाद पंछी की तरह जंगल में घूमती रहती थीं। लेकिन वो रात रॉकफेलो से मुलाकात के लिए मुकर्रर थी। थोड़ी देर बाद वो घास पर से उठ गईं, फिर एक तरफ जाने लगीं। करीब ही मुकामी बाशिंदों की एक बस्ती थी। मैं इस ख्याल से उठ बैठा कि वो हमारी बस्ती की तरफ आ रही हैं। मेरे कॉटेज की खिड़की खुली हुई थी। बाहर चांदनी में जंगल सो रहा था। चारों तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। मैंने शबाना पर एक नज़र डाली, फिर आहिस्तगी से उठकर खिड़की के पास आ गया। 2 बदन की सोच कह रही थी कि बस्ती निगाहों के सामने है। कुछ मुकामी और गैर मुकामी बाशिंदे हाथों में मशालें लिए उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हुए हैं। मेरा ख्याल गलत निकला। हमारी बस्ती में मशालें रोशन नहीं थीं और ना ही कोई इस्तकबाल के लिए खड़ा हुआ था। वो कोई दूसरी बस्ती थी। वहां मुकामी बाशिंदे 2 बदन के आगे घुटने टेक रहे थे और सर झुका रहे थे। वो उनके दरमियान से गुजरती हुई एक झोंपड़ी में आई। सब लोग बाहर रुक गए। 2 बदन ने झोंपड़ी के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। उस कमरे में मुख्तसर सा रिहायशी सामान था। वो कमरे से गुजरती हुई पिछले बरामदे में आई। बरामदे के सामने ऊंची ऊंची झाड़ियां थीं। आगे बढ़ने का रास्ता नहीं था, लेकिन वो आगे बढ़ गईं। झाड़ियों को चारों हाथों से हटाती और चारों कदमों से बढ़ती हुई एक ऐसी जगह पहुंच गईं जहां झाड़ियों के बीच जमीन का थोड़ा सा हिस्सा नंगा था। वहां पत्थर की बड़ी सी सिल रखी हुई थी। सिल के दोनों आहनी कुंडों को चारों हाथों ने थामकर उठाना शुरू किया। सिल इतनी वजनी थी कि कवि हैकल शख्स तन्हा उसे हिला भी नहीं सकता था, मगर वहां डबल हॉर्स वाली कुव्वत थी। चंद लम्हों में ही वो सिल अपनी जगह से हट गई। अब सिल की जगह गहराई नजर आ रही थी। एक जीना उस गहराई में उतरता चला गया। उस जीने से बैक वक्त एक आदमी गुजर सकता था और वो 2 थीं। वो दोनों आगे पीछे खड़ी हो गईं। उनके दिमाग ने आगे वाली के कदमों को बढ़ने और पीछे वाली के कदमों को रुकने की हदायत की। आगे वाली नीचे जीने पर पहुंच गई, फिर चंद जीने उतर कर रुक गई। दिमाग की हदायत के मुताबिक पीछे वाली जीने पर पहुंच गई। उसके बाद उकड़ों बैठकर दोनों हाथ उठाकर ऊपर की सिल को उसकी जगह वापस खींचने लगी। मैंने पहली बार उनका अलग अलग अमल देखा। ये अमल ऐसा ही था जैसे हमारा दिमाग हमें बैक वक्त दोनों हाथ उठाने के लिए कहे तो दोनों हाथ उठ जाएं, और सिर्फ एक हाथ को उठने की हदायत दे तो एक ही हाथ उठे। उसी तरह उनका दिमाग 4 हाथ, 4 पांव और 2 जिस्म को अपने कंट्रोल में रखता था। उस वक्त सिर्फ 2 हाथ उस पत्थर की सिल को हटाने में नाकाम रहे। उसने मायूस होकर खुफिया रास्ते को खुला छोड़ दिया। फिर दोनों एक दूसरी के आगे पीछे जीने से उतरती हुई तय खाने के फर्श पर पहुंच गईं। वहां बिजली का एक कुमकुमा रोशन था। 3 शख्स उसके इस्तकबाल के लिए खड़े हुए थे। एक बूढ़े शख्स ने कहा, बेटी कितनी बार समझाया है कि इस रास्ते से ना आया करो, क्या तुम अपनी ख्वाबगाह से यहां नहीं आ सकती थी? 2 बदन ने कहा, डैडी मैंने कितनी बार कहा है कि मैं सुरंग के रास्ते से आना नहीं चाहती। बाहर जंगल में जाकर मुझे भी खुली फिजा में सांस लेना चाहिए। अगर एक रात तुम खुली फिजा में नहीं जाओगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? 2 बदन ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों मुंह घुमाकर सामने वाले दरवाजे से गुजर गईं। दरवाजे की दूसरी तरफ बड़ा सा हॉल था। उस हाल में कुछ लोग सोने और हीरे के जेवरात खूबसूरत डिब्बों में रखकर बड़े बड़े कार्टूनों में पैक कर रहे थे। वो बड़े हॉल से गुजरती हुई एक तंग सी राहदारी में आ गई। अतराफ में बहुत से छोटे छोटे कमरे थे। वो वहां से गुजरती हुई दूसरी राहदारी में आई। उसके आखिरी सिरे में एक बड़ा सा आहनी दरवाजा था। वहां एक राइफल बरदार जवान खड़ा हुआ था। उसने 2 बदन को देखते ही सलाम किया, फिर आहनी दरवाजे के कुफल को खोल दिया। वो दूसरी तरफ गई। आहनी दरवाजा दोबारा बंद हो गया। उसको दोबारा मुकफ्फल कर दिया गया।
वहां नीम तारीकी थी। वह शाना बशाना आगे बढ़ने लगी। पहले कमरे के खुले हुए दरवाजे से रोशनी बाहर आ रही थी। वो उस कमरे में दाखिल हो गई। वहां एक डॉक्टर और 4 सेहतमंद जवान मौजूद थे। कमरे के वस्त में एक बड़ा बल्ब रोशन था। उसके साय में एक बिस्तर बिछा हुआ था। 2 बदन उस बिस्तर पर आकर बैठ गईं। डॉक्टर ने कहा, अगर थकन महसूस करी हो तो आराम करो। नहीं, वो दोनों बोली, मैं रॉक फेलो से मिलने जाऊंगी। इस माहौल में मेरा दम घुटने लगा है। डॉक्टर ने कहा, रॉक फेलो इसी माहौल में मिल जाते हैं। फिर इस माहौल से बाहर कहाँ जाना चाहती हो? मैं दुनिया देखना चाहती हूँ। मुझे लोगों से मिलने उठने बैठने और लिबास पहनने के तौर तरीके सिखाए गए हैं। मुझे मुहज्जब दुनिया की तालीम दी गई है। फिर मुझे इस जंगल से बाहर क्यों नहीं जाने दिया जाता? हम तुम्हें बारहा समझा चुके हैं कि मुहज्जब दुनिया में जाकर तुम तमाशा बन जाओगी। पहले तुम अपने 2 अलग वजूद को समझने की कोशिश करो। मैं समझ रही हूँ। तुम झूठ बोलती हो। अगर अलग अलग हो तो एक साथ ना बोलो। 2 बदन की सोच ने कहा, अब मैं अपनी एक ही जुबान से बोलूंगी, दूसरी जुबान चुप रहेगी। ये सोचते ही एक केला हिले। एक जुबान ने कहा, देखो मैं तन्हा बोल रही हूँ, दूसरी चुप है। डॉक्टर ने कहा, यह तो आजमाइश के वक्त तुम ऐसा कर लेती हो, लेकिन आम हालात में अपनी फितरत से मजबूर होकर 1 और 1 2 नहीं होती, एक ही बनकर जाहिर होती हो। मैं रफ्ता रफ्ता एक दूसरे से अलहदा रहने की आदी हो जाऊंगी। मेरा वक्त ज़ाया न करो, चलो मालिश करो। फिर वो दोनों बिस्तर पर लेट गईं। डॉक्टर दवाइयों के रैक में से एक बोतल उठाकर लाया जिसमें सब्ज रंग का स्याल मादा था। चारों सेहतमंद जवान रबड़ के दस्ताने पहने हुए थे। एक ने सब्ज स्याल को एक बड़े से कटोरे में उंडेला। फिर चारों बारी बारी उस कटोरे में हाथ डुबोकर उस स्याल को 2 बदन के बदन पर रगड़ने और मालिश करने लगे। वो तकलीफ से कराहने लगी। मालिश करने वाले तगड़े हाथ उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचा रहे थे। 2 बदन के एहसासात से पता चल रहा था कि मालिश की दवा में अजीब सी सोजिश है। 2 बदन में जलन का एहसास शिद्दत से हो रहा था। यूं लगता था जैसे सीसा पिघलाकर गोश्त पोस्त के बदन में मालिश के जरिए पहुंचाया जा रहा हो। मैं 2 बदन को छोड़कर डॉक्टर के दिमाग में पहुंच गया। मैं मालूम करना चाहता था कि आखिर वो किस किस्म की मालिश है और सिर्फ 2 बदन की ही मालिश क्यों की जा रही है। मैंने बहुत आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर के जहन को कुरीदा तो वो मालिश का फार्मूला अपनी सोच के जरिए दोहराने लगा। लेकिन दवाओं के नाम ऐसे नाकाबिले फहम थे कि मैं उन्हें समझ सकता था ना याद रख सकता था। उसकी सोच कह रही थी, इस मालिश का एक एक कतरा गोश्त के रेशे रेशे में पहुंचकर जिस्म को बैरूनी चोटों से बेहिस और हड्डियों को फौलाद बना देता है। ये मेरी काबिले फ़ख्र ईजाद है, लेकिन आम इस्तेमाल के लिए इस मालिश में मिलावट करनी होगी क्योंकि मौजूदा मालिश इंसानी जिस्म के लिए कदरे जहरीली है। ज्यूल 2 बदन को बचपन से कतरा कतरा मालिश का आदी बनाया गया है। फिर भी यह तकलीफ से कराती है मगर आदी हो चुकी है। आधे घंटे बाद मालिश का अमल खत्म हो गया। चारों नौजवान दस्ताने उतारते हुए बाथरूम की तरफ जाने लगे। 2 बदन तकरीबन 10 मिनट तक चुपचाप लेटी रही। जब अपने अंदर जलन का एहसास बिल्कुल ही खत्म हो गया तो वह उठकर बैठ गई। अपने चारों हाथों को वर्जिश के अंदाज में हरकत देने के बाद खड़ी हो गई। फिर पंजों के बल स्केपिंग करती हुई कमरे से बाहर आ गई। राहदारी में आगे और भी कमरे थे। एक कमरे के सामने बसांद बू फैली हुई थी। 2 बदन ने उस कमरे में झांक कर देखा। वहां एक खाने की मेज पर कच्चे गोश्त की कुछ बोटियां और बहुत सारी हड्डियां पड़ी हुई थी। 2 बदन की सोच कह रही थी कि वो कच्चा गोश्त खाने वाला दरिंदा अभी डिनर से फारिग होकर वहां से गया है। उसकी सोच के दौरान ही दूर कहीं से गुर्राहट की आवाज़ सुनाई दी। वो गुर्राहट थी या कोई दरिंदा कच्चा गोश्त हजम करते हुए डकार ले रहा था। वह घूमकर आवाज़ की सिमत जाने लगी। राहदारी के बदबूदार अंधेरे में वो आगे बढ़ती जा रही थी और किसी के सांस लेने की भारी भरकम आवाज़ करीब आती जा रही थी। सांस लेने की ऐसी भयानक आवाज़ें किसी दरिंदे के नथनों से ही निकलती हैं। वह बेझिझक आगे बढ़ती हुई एक कमरे के दरवाजे के सामने ठहर गई। खुले हुए दरवाजे से कमरे के सामने वाली दीवार पर उसका साया नजर आ रहा था। साये को देखकर यूं लगता था जैसे कोई गोरीला तख्त पर बैठा हुआ एक बोतल को मुंह से लगाए शराब पी रहा हो। 2 बदन ने एक साथ आवाज दी, रॉक फेलो। गुर्राहट की आवाज सुनाई दी, माई स्वीट डबल लेडी कम इन। वो बड़े से कमरे में दाखिल हो गई। फिर उन्होंने घूमकर रॉक फेलो को देखा। यूं कहना चाहिए कि 2 बदन की दिमागी आंखों से मैंने देखा। रॉक फेलो के मायने चट्टान है। वो 7 फुट का कद्यावर चट्टान था। चट्टानों पर घास नहीं उगती मगर उसका तमाम जिस्म बालों से छुपा हुआ था। उसके बदन पर लिबास नहीं था, बालों ने ही उसे ढांप रखा था। पहली नजर में बिल्कुल गोरीला नजर आता। सर के बाल भी बड़े थे, दाढ़ी भी थी। उसकी छोटी छोटी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह दहक रही थी। वो 2 बदन को देखकर मुस्कुराया तो बड़े बड़े दांतों की नुमाइश हुई। वो ऐसे मजबूत दांत और जबड़े थे कि कच्चे गोश्त को पीसकर कीमा बना देते। वो मुस्कुराते हुए मगर गुराते हुए बोला, तो मेरा खाना खराब करने आ गई हो? मैं कैसे बताऊं कि तुम्हारे जाने के बाद मेरी क्या हालत होती है। मैं दीवारों से सर टकराने लगता हूं। वो बोली, कसूर तुम्हारा है। मुझे इसलिए गुस्सा आ जाता है कि तुम आधा प्यार करते हो। आधे प्यार की बच्ची, मैं तुम दोनों को एक साथ कैसे प्यार कर सकता हूं? वह झुंझलाकर खड़ा हो गया। 2 बदन ने कहा, तुम भी मुझे 2 कह रहे हो। वो डॉक्टर भी मुझे 1 से 2 बनाना चाहता है। कहता है जब तक मैं अपने 2 टुकड़े नहीं करूंगी मुझे मुहज्जब दुनिया में नहीं जाने दिया जाएगा। वो आगे बढ़कर बोला, तुम अपने 2 टुकड़े क्या करोगी? अरे तुम तो पैदाइशी 2 अदद हो। क्या तुम्हें अपने 4 हाथ और 4 पांव नजर नहीं आते?
वह इस बात में सर हिलाकर बोली, हाँ, कभी बहुत ज़्यादा सोच समझ कर देखने से नजर आती हैं, मगर मैं क्या करूं? ये चारों हाथ पांव मुझसे मुंसलिक हैं, मेरे ही दिमाग के ताबे फरमान हैं। क्या ऐसा तजुर्बा नहीं किया गया कि मुझे 2 हिस्सों में अलग करके एक हिस्सा दूसरे कमरे में भेज दिया गया? मगर वहां भी मेरा ही दिमाग बोलता, जो कुछ मैं इधर करती रही वही वो भी उधर करती रही, फिर मैं 2 कैसे हो सकती हूँ? तुम्हारी 2 की ऐसी की तैसी, आज मैं तुम दोनों को ही हासिल करके रहूंगा। वो बालों भरे सख्त और खुरदरे बाजू ऐसे थे कि फौलादी बाजुओं को तोड़कर रख देते। रॉकफेलो के सांसों की आवाज़ ऐसी थी जैसे अजदहा सांस खींच रहा हो, जैसे वो 2 बदन को सांसों के जरिए खींच कर निकल लेना चाहता हो। वो बड़े बड़े दांतों की नुमाइश करता हुआ एक चेहरे पर झुका। वो बोली, मुझे प्यार करो। रॉकफेलो ने दूसरे चेहरे को देखा, क्योंकि उस चेहरे ने भी उसी वक्त प्यार की फरमाइश की थी। वो उधर वाले चेहरे की तरफ झुका तो दूसरे ने उसकी दाढ़ी पकड़कर अपनी तरफ खींच ली। चीख कर बोली, उधर कहाँ झुक रहे हो? उसने झुंझलाकर 2 बदन के दोनों सरों को अपने दोनों आहनी पंजों में दाब लिया। गुस्सा से बोला, अगर तुम दोनों ने फिर वही झगड़ा शुरू किया तो मैं इन सरों के टुकड़े कर डालूंगा। मैं उस वक्त 2 बदन के दिमाग में बैठा सही तौर पर उनकी फितरी मजबूरियों को समझ रहा था। वो महज तमाशे के तौर पर ख्वामखा ऐसी बातें नहीं कर रही थी। जब रॉकफेलो एक चेहरे पर झुकता तो 2 बदन का दिमाग सचमुच दूसरे चेहरे की तिश्नगी महसूस करता और वह बैक वक्त बोल पड़ती थी कि मुझे प्यार करो। रॉकफेलो झुंझलाकर दोनों सरों को टकरा देना चाहता था, लेकिन 4 हाथों ने उसके एक बाजू को पकड़कर मोड़ना शुरू कर दिया। रॉकफेलो ने दूसरे हाथ से एक तमांचा रसीद किया। तमांचा एक चेहरे पर पड़ा तो एक सर दूसरे सर से टकरा गया। 2 बदन एक दूसरे से उलझकर जरा दूर हो गईं, फिर संभल कर खड़ी हो गईं। उस दरिंदे का हाथ फौलाद की तरह वजनी था, मगर 2 बदन भी फौलादी मालिश से गुजरकर मुकाबला पर आई थी। रॉकफेलो ने दोनों हाथ बढ़ाकर फिर दोनों को गिरफ्त में लेना चाहा, मगर वो दोनों उछलकर उसके आगे पीछे पहुंच गईं। फिर दोनों ने एक साथ लातें चलाईं। रॉकफेलो ने सामने वाली के हमले को रोका, मगर पीछे वाली लात ने उसके कदम उखाड़ दिए। वो गुर्राकर पलट गया। उसी वक्त 4 अदद कराटे के हाथ चले। वो मार खाता हुआ दूर गया ताकि वो दोनों सामने आ जाएं, आगे पीछे से हमला न कर सकें। फिर वो गुर्राकर बोला, तुम दोनों जानती हो कि मैं आहनी सलाखों की मार बर्दाश्त कर लेता हूं, तुम ख्वामखा खुद को थका रही हो। वो बोली, तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि मेरी हड्डियां फौलाद की हैं। तुम्हारी जैसा दरिंदा मुझ पर हमला करते करते थक जाएगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम दोनों ही एक दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बेहतर है कि सुलह कर लें। देखो, मैं तुम्हारा भूखा हूं और तुम मेरी भूखी। तुम दोनों को बारी बारी प्यार करूंगा। कौन दोनों? देखो, तुम मुझे फिर गुस्सा दिला रही हो। उसने दूसरे कमरे का दरवाजा खोलकर अचानक ही एक का हाथ पकड़कर खींचा। दूसरी भी खिंचती हुई आई, मगर उसने दूसरी को लात मारकर गिरा दिया। पहली को कमरे में धकेलकर दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। अब एक इस कमरे में थी, दूसरी उस कमरे में, और वो दोनों एक दूसरे को देख भी नहीं सकती थी। लेकिन दिमाग की अपनी आंखें, अपनी समात और अपने एहसासात होती हैं। 2 बदन के दिमाग की टेलीपैथी उसके अपने एक बदन से दूसरे बदन तक पहुंच रही थी। उसका दिमाग कह रहा था, मैं आधी इधर और आधी उधर हो गई। अब उधर वाली कुछ नहीं बोलेगी, कोई हरकत नहीं करेगी, आधी मुर्दा रहेगी। रॉकफेलो उसके करीब आया तो वो ढीली पड़ गई। उसने बाजू में उसे उठाकर लकड़ी के तख्त पर लिटा दिया। फिर कहा, मैं जानता हूं तुम इन हालात में मुर्दा बन जाती हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। खबरदार, दूर रहो। डॉक्टर की आवाज सुनाई दी। रॉकफेलो ने घूमकर देखा। डॉक्टर के साथ 4 नौजवान रिवॉल्वर लिए खड़े थे। रॉकफेलो ने झुंझला कर कहा, तुम सब चले जाओ, ये हाथ नहीं आएगी तो मैं इसे मार डालूंगा। एक नौजवान ने फायर किया। वो उछलकर पीछे चला गया। डॉक्टर ने आगे बढ़कर कहा, तुम तमाम अजूबों की परवरिश इसलिए नहीं की जाती कि तुम एक दूसरे को मार डालो। ऐसा करने से पहले डॉक्टर फीनी तुम्हें मौत के घाट उतार देगा। वो गरज कर बोला, कहाँ है डॉक्टर फीनी? मैं उससे 2 टोक बातें करना चाहता हूँ। मुझे अपनी मर्जी से डबल ज्यूल को हासिल करने का मौका दिया जाए, या फिर हमेशा के लिए उन्हें मेरी नज़रों से दूर कर दिया जाए। तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। हम जो तजुर्बा ज्यूल पर करना चाहते हैं, उसके लिए तुम्हें सब्र तहम्मुल से काम लेना होगा। यह भी कोई तजुर्बा है कि ये 2 से 1 बनती है? मैं इसे 1 से 2 बनाना चाहता हूँ और झगड़ा शुरू हो जाता है। ये किस किस्म का तजुर्बा है? तजुर्बा ये नहीं है। तुम आराम से बैठो, मैं बताता हूँ। वो बैठ गया। दूसरे कमरे का दरवाजा खुल चुका था। 2 बदन एक हो गई थी। रॉकफेलो उनके करीब ही बैठा हुआ था। डॉक्टर ने कहा, सुनो, डॉक्टर फीनी तकरीबन 30 बरस से ऐसे इंसानों को तलाश करता और उनकी परवरिश करता है जो किसी न किसी तौर से अजूबे कहलाए जा सकती हैं। तुम बज़ाहिर एक आम इंसान हो, मगर हैरत अंगेज कुव्वतों के मालिक हो। तुम पत्थर के सतून को घून से मारकर गिरा सकते हो, एक आम से दरख्त को जड़ों से उखाड़ कर फेंक सकते हो। अजीब बात यह है कि कच्चा गोश्त खाकर और शराब पीकर जिंदा रहते हो। डॉक्टर फीनी ने तुम्हें अपने अजायब खाना से निकालकर यहाँ इसलिए भेजा है कि तुम्हारे और डबल ज्यूल के मिलाप से अजूबे पैदा किए जाएं। हमारा ख्याल है कि तुम्हारी औलाद तुम्हारी तरह हैरत अंगेज कुव्वतों की मालिक होगी। इस तजुर्बा के सिलसिले में हम ये अहम मुशाहिदा करना चाहते हैं कि डबल ज्यूल बेयक वक्त हमला होती हैं और बेयक वक्त बच्चे पैदा करती हैं या नहीं। जैसा कि इन दोनों का हर काम एक साथ एक ही वक्त में होता है, उसी तरह एक ही वक्त में उनकी औलाद पैदा होंगी तो वो भी अपनी माओ 2 बदन की फितरी आदात की हामिल होंगी।
इस मसले में एक कबाहत है, वो ये कि वो 2 हैं और तुम 1 हो। फसल के लिए बीज बोने का एक ही वक्त मुकर्रर नहीं हो सकता। इसके लिए डॉक्टर फिनी ने खुसूसियत से ऑपरेशन के इंतजामात कर रखे हैं। डबल ज्यूल का तिब्बी मुआयना हुआ करेगा। ऑपरेशन के जरिए मादा तौलीद की अफजाइश और पैदाइश का एक ही वक्त मुकर्रर कर दिया जाएगा। 2 बदन और रॉक फेलो एक दूसरे को देखने लगे। वो अपना झगड़ा भूल गए और उनके अंदर फितरी ख्वाहिशात मचल रही थीं। डॉक्टर ने कहा, पिछले 1 माह में तुम दोनों को 3 बार मिलने के मौके दिए गए। बेशक तुम आपस में एक दूसरे की कुर्बत चाहते हो, लेकिन ऐन वक्त पर डबल ज्यूल अपनी जिद और अनानियत का मुजाहरा करती है कि ये सिर्फ एक हैं, मगर उन्हें आधा प्यार किया जा रहा है। डबल ज्यूल ही झगड़ा शुरू करती है। हम इस नतीजा पर पहुंचे हैं कि ये दोनों जहनी और रूहानी तौर पर एक हैं। एक तरह सोचती हैं, एक साथ सांस लेती हैं। एक रोटी मिले तो आधी आधी बांट कर खा लेती हैं, लेकिन एक मर्द मिले तो उसे तकसीम नहीं करती। दोनों उसे अपनी अपनी ज़ात से वाबस्ता करना चाहती हैं। अज़ल से औरत की यही फितरत है कि वह अपना सब कुछ दे देती है, मगर अपना मर्द अपने साय को भी नहीं देना चाहती। मैंने तुम दोनों के मुताल्लिक तफसीली रिपोर्ट तैयार की है। इसे डॉक्टर फिनी के पास भेज रहा हूँ। वहाँ से अहकामात आने तक मेरा फैसला ये है कि अब तुम दोनों बल्कि तीनों को मिलने का मौका नहीं दिया जाएगा। मादाम डबल ज्यूल, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप यहाँ से चली जाएं। 2 बदन उठकर खड़ी हो गईं। फिर कहने लगी, तुम सब डॉक्टर रॉक फेलो जैसे दरिंदे को मेरे सामने लाकर तजुर्बात करते रहो, मगर मुझे एक चाहने वाले की ज़रूरत है। मैं ये खाली खाली वीरान सी ज़िंदगी बसर नहीं कर सकती। मैं शहर जाऊंगी और मेरा दिल जिसे पसंद करेगा मैं उसी के बच्चों की माँ बनूंगी। अपनी रिपोर्ट में ये बातें ज़रूर लिख देना। ये कहकर वो उस कमरे से बाहर आ गई। दूर राहदारी का आहनी दरवाज़ा उसके लिए खोल दिया गया। एक नहीं, डबल ज्यूल के तकाज़ों और दोहरे जज्बों की तिश्नगी के बायस वो बेहद गुस्से में थी। बागियाना अंदाज में वहाँ से फरार होने के मुतल्लिक सोच रही थी। इस बार उन्होंने वापस जाने के लिए उस बस्ती का रास्ता इख्तियार नहीं किया जहाँ से वो आई थी। वो रास्ता बदलकर एक सुरंग के धाना पर पहुँच गई। वहाँ दीवार से एक मशाल लगी थी। उनके दिमाग ने हदायत दी कि सिर्फ एक हाथ मशाल को थामेगा। वो एक हाथ से मशाल उठाकर सुरंग में दाखिल हो गई। मैंने उसकी सोच में सवाल किया, क्या ये डॉक्टर दुरुस्त कह रहा था? मैं अपनी सौकन आप हूँ। मैं अपने दूसरे बदन से रकीबों की तरह जलती हूँ। उसकी सोच ने कहा, डॉक्टर बकवास करता है। दूसरा बदन भी मेरा है, ना मैं इसे अलग कर सकती हूँ और ना इससे मिलती हूँ। पता नहीं कुदरत ने मुझे क्या बनाकर छोड़ दिया है। भूख प्यास के वक्त दोनों बदन में एक साथ खुराक पहुँचती है। मैं पानी भी एक साथ पीती हूँ, कपड़े भी एक साथ पहनती हूँ और प्यार भी एक ही साथ चाहती हूँ। एक साथ प्यार ना मिले तो यूं लगता है जैसे कोई आधा लुकमा छीन रहा हो। जिस प्यार से तिश्नगी ना मिटे मैं उसे कबूल नहीं कर सकती। वो सोच रही थी, मैं सुन रहा था। मेरी समझ में यही बात आई कि जिस तरह वो एक साथ एक वक्त में अपने पेट की भूख मिटाती थी, उसी तरह एक साथ ही एक वक्त में ख्वाहिशात के प्यार भरे अमल से गुजरना चाहती थी, और यह तकरीबन नामुमकिन था। 20 मिनट के बाद वह सुरंग के दूसरे सिरे पर पहुंच गई। आहनी दरवाजे पर दस्तक देने के बाद वो खुल गया। दरवाजे की दूसरी तरफ जेल खाना था। वहां डॉन सोमरो, पेरी हडसन और विनोद शर्मा अपने अपने कमरों में सो रहे थे। 2 बदन वहां से गुजरती हुई अपनी ख्वाबगाह में आ गई। दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। अब वो सोने का इरादा कर रही थी। मैं थोड़ी देर बाद उसके दिमाग से निकल आया। जंगल अब जाग रहा था। कॉटेज की खिड़की के बाहर सुबह हो रही थी। मेरे बिस्तर पर शबाना गहरी नींद सो रही थी। मैं अब तक जाग रहा था। सारी रात ख्याल ख्वानी में गुजर गई। उसके बावजूद मैं अभी सो नहीं सकता था। मुझे सोनिया और रोमाना की फिक्र थी। आबदोज के पहुंचते ही वहां हंगामा शुरू होने वाला था। मैंने उनकी खैरियत मालूम की। वो दोनों अपने अपने कैबिन में सो रही थी। आजम भी सो रहा था, मगर आबदोज में आने वाले अनजाने दुश्मनों के मुतालिक डरावने ख्वाब देख रहा था। मैं बहरी जहाज से भी वापस आ गया। उस जहाज में सोनिया और रोमाना के 4 दिन गुजर चुके थे। मेरा दिल कह रहा था कि अब किसी भी लम्हे आबदोज वहां पहुंच सकती है। मैं सो नहीं सकता था, इसलिए गुसल करने के लिए बाथरूम में चला गया। नींद और थकन से बुरा हाल था। ठंडे पानी से गुसल से कदरे ताजगी महसूस हुई। मैं तौलिया लपेटकर बाथरूम से बाहर आ गया। मेरे कमरे की खिड़की बंद हो चुकी थी, हालांकि मैं उसे खुला छोड़कर गया था। मैंने शबाना की जानिब देखा। वो नींद से भीगी हुई आंखें खोले मुस्कुरा रही थी। कहने लगी, रोशनी से आंख खुल गई, इसलिए मैंने खिड़की बंद कर दी। अब देखो, सुबह के वक्त कमरे की ये नीम तारीकी कितनी पुरस्कार और रोमान परवर लग रही है। वह बिस्तर से उठती हुई बोली, यहाँ आराम से लेटो, मैं तुम्हारे जख्मों की मरहम पट्टी करूंगी। वो एक बेहतरीन नर्स भी थी। मैं बिस्तर पर लेट गया। शबाना, मैं एक शर्त पर दोस्त बनकर रह सकता हूँ। वो दुआओं का बॉक्स उठाकर ले आई। मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। यहाँ से चली जाओ, अपने डैडी से सुलह कर लो। अच्छा, तो मुझे यहाँ से भगाने की शर्त लगा रहे हो? बड़ी अच्छी दोस्ती है। पहले पूरी बात तो सुनो। कुछ दिनों के बाद मैं तुम्हारे पास अनकरा पहुंच जाऊंगा। तुम्हारे डैडी मुझे आजम समझते रहेंगे। चलो दवा लगाती जाओ। नहीं, पहले ये बताओ कि तुम्हारी इन बातों में कहाँ तक सदाकत है? मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारी कसम। तो मेरे साथ चलो। डैडी तुम्हें आजम मेरा शौहर और अपना दामाद समझेंगे, ठीक है, मगर वो मुझे अपना दामाद तस्लीम नहीं करते। तुम पहले जाकर उन्हें यही तासुर दो कि मैं उनकी हर दरमी से नाराज हूँ। वो मान जाएंगे तो मैं वापस आ जाऊंगा। तुम बातें खूब बनाते हो। मैं झूठा ही सही, झूठे की दोस्ती नापायदार होती है। मैंने मुंह फेर लिया। वो पास आकर बोली, तुम तो नाराज हो गए। मैंने जवाब नहीं दिया। वो बोली, मैं तुमसे अनकरा में मिलूंगी।
मैंने उसे दोबारा कहा, मैं तुमसे अनकरा में मिलूंगा, अपने डैडी से सुलह कर लो। वो बोली, मैं तुम्हें भूल नहीं सकती। वो खुश हो गई। उसके बाद हम दोनों सो गए। दोपहर को शबाना ने झंझोड़ कर उठाया, अब उठ भी जाओ, रात को भी सोते रहे, दिन भी सोते गुजार दोगे क्या? मैंने उसे ये नहीं बताया कि पिछली रात ख्याल ख्वानी में गुजर गई थी। मैं उठकर बाथरूम में गया। वहां मैंने सोनिया और रोमाना की खैरियत मालूम की। वो दोनों ड्रागून और आजम के साथ एक मेज के इतराफ खाने पीने के दौरान बातें कर रहे थे। ड्रागून बहुत मजबूरी की हालत में वादा कर रहा था कि आबदोज नजर आते ही वो सोनिया, रोमाना और आजम को स्टेन गन और हैंड ग्रेनेड वगैरह दे देगा। मैं मुतमईन होकर अपने बाथरूम में वापस आ गया। वहां से वापस आकर मैंने लिबास पहना। मेज पर खाना तैयार था। खाने के दौरान शबाना ने कहा, तैयारी के मुसाफिर तुमसे मिलने के लिए बेचैन हैं। मांगला और सैतू ने उन्हें बताया है कि तुम काला जादू जानते हो, तुमने जादू के जरिए दुश्मनों को हलाक किया है। क्या मुसीबत है? इन लोगों ने मुझे जादूगर बना दिया है। क्या तुम बाहर गई थी? हाँ, यहाँ के मुकामी बाशिंदे मेरी बड़ी इज्जत कर रही हैं। जानते हो क्यों? बोलती जाओ, सुन रहा हूँ। इसलिए कि मैं देवता के साथ हूँ। और हाँ, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुमने एक हसीन लड़की को कैदी बनाकर रखा है। मैंने कहा, उसका नाम रोजी है। उसके साथ एक उधेड़ उम्र की औरत भी है। पिछली रात वो मुझे जहरीला इंजेक्शन देना चाहती थी और रोजी मुझे जहरीला दूध पिलाना चाहती थी। हाँ, सेतु कह रहा था कि तुमने अपने इलम से जहरीले दूध और इंजेक्शन का पता लगाया। सच सच बताओ, तुम कैसा इलम जानते हो? मैं कोई पुलिसरार इलम नहीं जानता। इसे मेरी जहानत समझो। मैंने उन औरतों के साथियों को बेदर्दी से हलाक किया। अगर वो औरतें मुझे मार डालने में कामयाब हो जाती तो फिर इस बस्ती पर उनकी हुकूमत कायम हो जाती। मुझे उन दोनों पर शुबा था। फिर मैंने देखा कि उधेड़ उम्र की औरत इंजेक्शन तैयार करते वक्त घबरा रही थी। यही हाल रोजी का था। दूध का गिलास उसके हाथों में लरस रहा था। मैंने अंदाजे से जहर की निशानदेही की, जो दुरुस्त साबित हो गई। तुम वाकई ज़हीन हो और ये मुकामी बाशिंदे तुम्हें जादूगर और देवता जैसी चीज समझ रही हैं। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मेरी खोपड़ी में कोई पुरस्कार इलम नहीं। हम खाने से फारिग होकर झोंपड़ी से बाहर निकले। तैयारी के मुसाफिर मर्द, औरतें और बच्चे जो पिछली रात बहुत ही तबाह बर्बाद होकर भूखे प्यासे आए थे, वो लोग अब साफ सुथरे लिबास में इधर उधर बैठे हुए थे या घूम रहे थे। मुझे देखते ही सबके सब भागे चले आए। वो मेरा शुक्रिया अदा कर रहे थे और मेरी तारीफें कर रहे थे। मैंने कहा, तकदीर हम सबको हमारी मंजिल से दूर इस जंगल में ले आई है। 3 दिन तक हम एक दूसरे से दूर भटकते रहे और मुसीबतें उठाते रहे। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं कोई जादूगर नहीं। खुदा के फजल से मुझ में गैर मामूली जहानत और दलेरी मौजूद है। मैंने महज मामूली शोबदाबाजियों से दुश्मनों को हलाक किया है। मैंने तुम लोगों पर कोई एहसान नहीं किया। मैं तुमसे अफजल नहीं, तुम्हारे बराबर हूँ। हम यहाँ उस वक्त तक इत्तेहाद और इत्तफाक की राय से जिंदगी गुजारेंगे जब तक कि तैयारे अगवा करने वाले तमाम मुजरिम गिरफ्तार न हो जाएं या कानून के मुहाफिज उनका मुहासबा करने के लिए ना आ जाएं। उन्होंने तैयारे के कितने ही मुसाफिरों को कत्ल किया है। हम उन्हें जरूर सजा देंगे। सब मेरी तायद करने लगे। एक शख्स ने मुझसे कहा, हम तुम्हें अच्छी तरह पहचान गए हैं। तुम वही हो जिसने एयर होस्टेस रीटा के पास वीआईपी क्लास में जाकर पहली बार फायरिंग की थी और तैयारा अगवा करने वालों को वहां से भागने पर मजबूर किया था। हाँ, मैं वही हूँ। मेरा नाम आजम है। चूंकि मैं आजम के पासपोर्ट वगैरह के मुताबिक वहां तक पहुंचा था, इसलिए खुद को आजम कह रहा था। मैंने मांगला को हुक्म दिया कि वो रोजी और दूसरी औरत को हाजिर करे। वो अपने आदमियों के साथ वहां से गया। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें अपने साथ ले आया। मैंने तमाम लोगों से कहा, ये दोनों मुजरिमों के साथ पाई गई हैं। तुम लोगों को याद होगा कि ये रोजी हमारे साथ तैयारे में सफर कर रही थी। इस जंगल में पहुंचकर जब हम अपनी अपनी सलामती के लिए भागने लगे तो रोजी का बाप एडगर वाइन बिछड़ गया। दासना नामी की हिंदुस्तानी औरत और एक बच्चा रूमी जो अभी यहाँ मौजूद है, ये भी बिछड़ गए। मैं इनकी तलाश में गया तो पता चला कि एडगर वाइन मुजरिमों का साथी है। वो रूमी को हलाक करना और दासना की इज्जत से खेलना चाहता था। मैंने उसे रिवॉल्वर छीनकर फेंक दिया। वो भागने लगा। उसकी भागने वाली मक्कारी उस वक्त मेरी समझ में आई जब मैं 15 फुट गहरे घड़े में गिर पड़ा। एडगर वाइन इस जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। वो जानता था कि मुझे किस तरह गड्ढे में गिराया जा सकता है। शेम शेम। वो सब रोजी पर लानत भेजने लगे। रोजी रोनी सूरत बनाकर बोली, मैं बेकसूर हूं। तुम लोगों को याद होगा कि मैं तुम लोगों के साथ झाड़ियों में छुपी हुई थी। जब तैयारी को तलाश करने वाला हेलीकॉप्टर वापस चला गया तो हमारे ही दरमियान छुपे हुए दुश्मनों ने हमें हलाक करने के लिए फायरिंग शुरू कर दी। मैं जान बचाने के लिए भागने लगी। वहां तो सभी भाग रहे थे। एक शख्स ने मुझे पकड़ लिया। उसने बताया कि मेरे पापा इस बस्ती में हैं। वो मुझे यहाँ ले आया। यहाँ हमारी जुबान बोलने वाले कई लोग थे। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पापा मुजरिमों के गिरोह में एक अहम किरदार अदा करती हैं। ये सुनकर मैंने गुस्से का इजहार किया। साफ साफ कह दिया कि मैं अपने मुजरिम बाप का साथ नहीं दूंगी। रोजी ने उधेड़ उम्र औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसका नाम क्लारा है। क्लारा और इसके भाई ने सख्ती से कहा कि अगर मैं पापा से मिले बगैर यहाँ से भाग जाऊंगी तो दूसरे मुसाफिरों के साथ फायरिंग की जद में आ जाऊंगी। तमाम मुसाफिर तैयारी के अगवा के चशमदीद गवाह हैं। वो हमें सूरत शक्ल से पहचानते हैं, लिहाजा एक एक को चुन चुनकर कत्ल कर दिया जाएगा और तुम्हें भी गोली मार दी जाएगी। उन्होंने मुझे ऐसी धमकियां दी कि अपनी जान की सलामती के लिए मुझे यहाँ रुकना पड़ा। मैंने पूछा, तुम्हारा बाप एडगर वाइन कहाँ है? पता नहीं। मुझे 2 दिन से कहा जा रहा है कि वो आने ही वाला है, लेकिन उसके आने से पहले तुमने बस्ती पर कब्जा कर लिया। मैं तुमसे खौफजदा थी।
मैंने सोचा तुमने तमाम मुजरिमों को मार डाला है, अगर मेरे पापा आएंगे तो उन्हें भी मार डालोगे। ये सोचकर मैंने दूध में जहर मिलाया, मगर तुम बहुत पुरस्कार हो, तुम्हें ढकी छुपी बातों का इल्म हो जाता है। मैंने बुलंद आवाज में कहना शुरू किया कि मैं कोई पुरस्कार बंदा नहीं हूं। जो बातें मैंने शबाना को समझाई थी वही उन्हें भी समझाई। बहुत से लोग कायल हो गए कि मैं कामसा आदमी हूं। फिर मैंने लोगों से कहा कि वो रोजी और क्लारा के मुतालिक फैसला सुनाएं। वो लोग आपस में मशवरे करने लगे। मैं बारी बारी रोजी और क्लारा की सोचें पढ़कर उनकी असलियत को कुरीदने लगा। रोजी वाकई मुजरिमों का साथ नहीं देना चाहती थी, सिर्फ अपने पापा के इंतजार में वहां रह गई थी और अपने बाप की सलामती के लिए ही मुझे मार डालना चाहती थी। क्लारा 3 बरस से मुजरिमों के गिरोह में एक लेडी डॉक्टर थी और वह 2 बदन की खास मौलिज थी। वो इस इंतजार में थी कि जमीन दोस्त खुफिया अड्डे से 2 बदन किसी जरूरत के तहत उसे बुलाएगी या वहां के कुछ लोग यहां मिलने आएंगे तो उन्हें बस्ती की बदली हुई सिचुएशन का इल्म हो जाएगा। फिर हम सब मुसाफिरों को हलाक करने के लिए वहां से मुसल्ला अफराद आएंगे। बस्ती में आबाद होने वाले मुसाफिर अपना फैसला सुनाने लगे। फैसले का मतन यह था कि रोजी मुजरिमों की साथी नहीं, लेकिन उसने दूध में जहर मिलाया था। क्लारा तो मुजरिम है ही, लिहाजा दोनों को गोली मार दी जाए। यह फैसला सुनकर दोनों के चेहरे जर्द पड़ गए। वो मौत के खौफ से रोने लगी। मैंने तमाम लोगों को मुखातिब किया, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि रोजी मुजरिम नहीं है, अलबत्ता मेरी दुश्मन है। वो भी इसलिए कि कहीं मैं इसके बाप को न मार डालूं। इसने जो कुछ किया बाप की मोहब्बत से मजबूर होकर किया। मैं इसे मुआफ करता हूं। चंद लम्हों के लिए सन्नाटा छा गया। रोजी मुझे बेयकीनी से देख रही थी। शबाना मेरे बाजू को झंझोड़ कर बोली, तुम इसे क्यों मुआफ कर रहे हो? इसलिए कि ये जिंदा रहकर मेरे हाथों अपने बाप को मरते देखेगी। इसके लिए बहुत बड़ी सजा है। बहुत से लोगों ने तायद की कि एडगर वाइन को जरूर गोली मारी जाए। मैंने कहा क्लारा को भी जिंदा रखा जाए। लोगों ने इतराज करना शुरू कर दिया। मैंने कहा पहले मेरे फैसले को समझ लो। अगर क्लारा हमें यह बता दे कि इनका खास अड्डा कहाँ है, मुकामी बाशिंदों की मुख्तलिफ बस्तियों में राशन, कपड़े और दवाएं कहाँ से आती हैं, तो हम क्लारा को मुआफ कर देंगे। अनाज, कपड़े और दवाएं सभी की जरूरत थी, इसलिए वो सब सवालिया नजरों से क्लारा को देखने लगे। वो तजब्जुब में थी। खुफिया जमींदोज अड्डे तक किसी को पहुंचाना नहीं चाहती थी। उसने कहा, मैं कसम खाकर कहती हूं मैं कोई खुफिया अड्डा नहीं जानती। मैंने कई बार पूछा। उसने यही बताया कि पेनोंग शहर से ये तमाम चीजें आती हैं। मैंने कहा, यह सच नहीं बोलेगी, इसे शूट कर दो। नहीं नहीं, वो चीखने लगी। मैंने अपना रिवॉल्वर एक नौजवान को दिया। तमाम मर्द औरतें मुंतशिर होकर दूर झोंपड़ियों के साए में चले गए। गली के बीच में क्लारा तनहा खड़ी रह गई। वो तेजी से सोच रही थी कि अब उसे कोई बचाने नहीं आएगा। वह सच बोलकर ही जान बचा सकती है। नौजवान उसे 4 गज के फासले पर खड़े होकर उसका निशाना लेने लगा। वो दोनों हाथ उठाकर चीखती हुई बोली, मैं बताऊंगी, मुझे ना मारो, मैं सच बताऊंगी। उनका खुफिया अड्डा बरगद। बोलते बोलते उसकी आवाज खत्म हो गई। मुंह खुला रह गया, दीदे फैल गए। फिर वो धड़ाम से गिर पड़ी। उसकी पुश्त पर एक जहरीला तीर पेवस्त था। ऐसे तीर बांस की नलकी से फूंककर निशाना पर फेंके जाते थे। क्लारा के गिरते ही मैं शबाना को बाजू से पकड़कर खींचता हुआ झोंपड़ी के अंदर आ गया। बाहर भगदड़ मच गई। औरतें चीख रही थी, मर्द उन्हें खींचते हुए पनाह लेने भाग रहे थे। जरा सी देर में बस्ती की गलियां वीरान हो गईं। सबका यही ख्याल था कि मुजरिमों का मुसल्ला गिरोह पहुंच गया है। मैं भी यही समझ रहा था। जब 10 मिनट तक कहीं से फायरिंग न हुई, कहीं से कोई तीर न आया, तो मैं झोंपड़ी के बरामदे में आ गया। मांगला और सैतू को हुक्म दिया कि गोरे साहब लोगों की बंदूकें और दूसरे हथियार निकाल कर लिए। आहिस्ता आहिस्ता सब बाहर आने लगे। थोड़ी देर में रिवॉल्वर, राइफलें और स्टेन गन्ने हम सबके दरमियान तकसीम हो गईं। मैंने सेतु से पूछा, क्या तुम ऐसे जहरीले तीर चला सकते हो? उसने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, पूर्वी बस्ती के 2 आदमी ऐसे तीर चलाते हैं और एक गोरे साहब ने भी उनसे तीर चलाना सीखा है। मैंने अपने साथियों से कहा, किसी मुकामी बाशिंदे ने क्लारा को हलाक नहीं किया क्योंकि वो अंग्रेजी नहीं जानते। ये जुबान जानने वाले ने ही समझ लिया था कि वो खुफिया अड्डे का राज उगलने वाली है। सेतु ने तायद की, हाँ साहब, वो जहरीले तीर चलाने वाले अंग्रेजी नहीं जानते, उसको गोरा साहब ने मारा है। मांगला के आदमी क्लारा की लाश को उठाकर ले जा रहे थे। मैंने कहा, हमारी बदहवासी के बायस क्लारा के कातिल को फरार होने का मौका मिल गया। अब वो अपने लोगों में जाकर ये खबर पहुंचाएगा कि इस बस्ती पर हमारा कब्जा हो चुका है। लिहाजा हमें बस्ती के चारों तरफ मोर्चे बना लेने चाहिए। हम सब हथियारों से लैस होकर बस्ती के चारों तरफ अपनी हिफाजती पोजीशन का अंदाजा करने लगे। शबाना मेरे साथ लगी हुई थी। उसने बड़ी देर बाद फिर वही सवाल किया, तुमने रोजी को क्यों माफ कर दिया? मैं इसकी वजह बता चुका हूं। मैं खूब जानती हूं, वह हसीन है, जवान है। कोई बदसूरत होती तो तुम माफ ना करते। मैं इंसानी जज्बों की कदर करता हूं। उसने अपने बाप की सलामती के लिए मुझसे दुश्मनी की थी। तुम सचमुच खूब बातें बनाते हो, मगर याद रखो, रोजी तुम्हें नहीं मिलेगी। अल्लाह रोजी देने वाला है। उसने झुंझलाकर मुंह फेर लिया। मैंने एक दरख्त से टेक लगाकर सोनिया की खबर ली। फिर एकदम से चौंक गया। क़यामत की वो घड़ी सर पर आ गई थी जिसका इंतजार वो 5 दिनों से कर रही थी। मैंने अपने साथियों से कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं आराम करने जा रहा हूँ, जरूरत के वक्त हाजिर हो जाऊंगा। मैं तेजी से अपनी झोंपड़ी की तरफ जाने लगा। शबाना दौड़ती हुई आई, मेरे साथ चलती हुई पूछने लगी, कहाँ जा रहे हो? ये औरतें मुसीबत बन जाती हैं। शबाना भी नहीं जानती थी कि मैं ऐसी मुसीबतों से पीछा छुड़ाना खूब जानता हूँ।
मैं अपनी झोंपड़ी में आ गया। वो भी अंदर आकर बोली, तुम तो नाराज हो गए, बकवास मत करो, मेरे जख्मों से टीसें उठ रही हैं, मैं यहाँ चुपचाप लेटना चाहता हूँ, दरवाज़ा बंद कर दो। वो दरवाज़ा बंद करती हुई बोली, ठीक है, तुम आराम से सो जाओ, मैं चुप रहूंगी, यहाँ किसी को नहीं आने दूंगी। मैंने बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर लीं। चश्मे ज़दन में सोनिया के पास पहुंचने के बावजूद मुझे देर हो गई। वो अपने कैबिन के अंदर थी और उसके दरवाजे को लातें घूंसे मारती हुई चीख रही थी, ड्रागून अपनी भलाई चाहती हो तो दरवाज़ा खोल दो। दरवाजे की दूसरी तरफ से ड्रागून की आवाज़ आई, मैं अपनी भलाई चाहता हूँ इसीलिए दरवाज़ा नहीं खोल सकता। मैं कह चुका हूँ कि आबदोज समुद्र की सतह पर उभर आई है, तुम उनकी अमानत हो। थोड़ी देर में मैं तुम्हें उनके हवाले करके अपना कारोबारी फ़र्ज अदा कर दूंगा। मैं कहती हूँ कारोबारी फ़र्ज को भूल जाओ, इंसान बनो, वरना तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगी। मरने से पहले बाज लोग तुम्हारी तरह भौंकते हैं। उसका कहकहा सुनाई दे रहा था। मैंने रोमाना की सोच पड़ी, वो भी अपने कैबिन में एक कैदी की तरह दरवाज़ा पीट रही थी। मैंने ड्रागून को देखा, उसका मातिहत आकर कह रहा था, बॉस वो सारा बहुत चीख रही है, आपको बुला रही है। ड्रागून तेजी से चलता हुआ रोमाना के कैबिन के दरवाजे के सामने आया। वो अंदर से चीख रही थी, पप्पा दरवाज़ा खोल दो, बेटी बनाकर धोखा न दो, ये फ्रेब बहुत महंगा पड़ेगा। वो बोला, बच्चों की हर जिद पूरी नहीं की जाती, मैंने तुम्हारी भलाई के लिए कैद किया है। कभी फरहाद से सामना हो तो तुम कह सकती हो कि मिस्टर ड्रागून ने बाप बनकर धोखा दिया, तुम्हें कैबिन में बंद कर दिया, वरना तुम सोनिया को दुश्मनों के हत्थे ना चढ़ने देती। बेबी अकल से काम लो। सोनिया को अपने और फरहाद के रास्ते से हटाने का यह बेहतरीन मौका है। सोनिया को तकदीर हटाएगी, हम और तुम साजिश नहीं करेंगे पप्पा। मुझे अपना फर्ज अदा करने दो, वरना सोनिया यहां से जाएगी तो तुम भी दुनिया से जाओगे। चीखती रहो, दरवाजा नहीं खुलेगा। एक मातहत ने आकर कहा, बॉस वो लोग आ गई हैं, उनकी कश्तियां जहाज से आकर लग गई हैं। ड्रागून तेजी से चलता हुआ जहाज के निचले हिस्से में आया। समुद्र में 6 अदद कश्तियां नजर आ रही थीं, जिनमें 20 मुसल्लह अफराद थे। वो सीढ़ियां चढ़ते हुए जहाज में पहुंच रहे थे। तकरीबन 1 मील के फासले पर धुंधली सी आबदोज नजर आ रही थी। वो आबदोज जिसामत में बहरी जहाज से कुछ बड़ी थी और उसका आधा हिस्सा समुद्र के ऊपर था। आबदोज के एक अफसर ने जहाज में पहुंचकर पूछा, मिस्टर ड्रागून कौन है? ड्रागून ने आगे बढ़कर मुसाफिया करते हुए कहा, मुझे ड्रागून कहती हैं सर। वो सोनिया बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है, मैंने उसे कैबिन में बंद कर दिया है। अफसर ने पूछा, पहले ये बताओ, इस जहाज में उसका कोई मर्द दोस्त देखा गया है? सर मैं समझ गया, आप फरहाद के बारे में पूछ रही हैं। वो डाइनिंग हॉल में बैठा विस्की से शुगल कर रहा है। अफसर के माथे पर शिकने पड़ गईं। वो नागवारी से बोला, व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग अबाउट। हमारे रिकॉर्ड में ये बात है कि वो शराब कभी नहीं पीता, क्या तुम नशे में हो? सर मैं होश में हूँ। वो जो फरहाद है उसके मुतल्लिक शुबा है कि वो फरहाद नहीं है, मैं खुद देखूंगा, चलो। वो सब सीढ़ियां चढ़ते हुए डाइनिंग हॉल की तरफ जाने लगे। फिर वो कैबिनों के पास आकर रुक गए। वहां से दरवाजा पीटने की आवाजें आ रही थीं। अफसर ने कहा, यह नामुमकिन है कि सोनिया यहाँ कैद हो और फरहाद डाइनिंग हॉल में इत्मीनान से बैठा रहे। उन्होंने जरूर कोई जबरदस्त प्लानिंग की है। ये कहकर अफसर ने 8 मुसल्लह अफराद को हुक्म दिया कि डाइनिंग हॉल में जाएं। अगर वो मौजूद हो तो उसे ना छिड़ें, लेकिन हॉल से उसे बाहर ना जाने दें। वो लोग हुक्म की तामील के लिए चले गए। बाकी लोग कैबिनों के दरमियान राहदारी से गुजरने लगे। एक दरवाजे पर शोर सुनकर अफसर ने कहा, इसे खोलो। ड्रागून ने कहा, यहाँ सारा उर्फ रोमाना नाम की एक खतरनाक लड़की कैद है। ये अपनी जान की बाजी लगाकर सोनिया और फरहाद की हिफाजत करना चाहती है। अगर आपने इसे भी हिरासत में लिया तो बाद में ये मुझे बहुत नुकसान पहुंच जाएगी। अफसर के हुक्म से दरवाजा खोला गया। कैदी हुआ कितने ही खतरनाक हो, वह हथियारों के सामने दम नहीं मार सकता। रोमाना के साथ भी यही हो सकता था कि वो बाहर आकर जरा भी हुक्म की खिलाफ वर्जी करती तो उसे गोली मार दी जाती या उसे मार मार कर अधमुआ कर दिया जाता, फिर हथकड़ी पहना दी जाती। लेकिन बंद कैबिन के अंदर इंसान की बजाय पारा भरा हुआ हो तो उस मचलते हुए पारे को कौन मुट्ठी में पकड़ सकता है? दरवाजा खुलते ही जैसे बिजली कौंधी हो, सामने खड़े हुए 2 मुसल्लह अफराद के सीनों पर ठोकरें लगी। उधर वो लड़खड़ाते हुए कॉरिडोर में आए, इधर ये फर्श पर गिरते ही कलाबाजी खाकर खड़ी हुई। फिर इससे पहले कि कॉरिडोर में एक दूसरे से टकराने वाले जरा संभलते, रोमाना के हाथ में जिसका हाथ आया उसे खींचकर उसने दरवाजे को दोबारा बंद कर दिया। हाथ आने वाला अफसर था। उसने अफसरी के जोम में हॉलिस्टर से रिवॉल्वर नहीं निकाला क्योंकि उसके साथ मुसल्लह मातिहत थे। कैबिन में पहुंचकर उसने अपने हॉलिस्टर पर हाथ डाला, मगर बहुत देर हो चुकी थी। समुंदर की बेटी समुद्री लहरों की तरह गजबनाक हो चुकी थी। तड़ातड़ हमले करती चली गई। अफसर बौखला गया। वो सिर्फ फरहाद और सोनिया के रिकॉर्ड पढ़कर आया था। कोई और भी सोनिया से ज्यादा फुर्तीली होगी वो कभी सोच भी नहीं सकता था। जब उसे संभलने की मोहलत मिली तो रोमाना के हाथ में उसका रिवॉल्वर आ चुका था। बाहर दरवाजा पीटकर कहा जा रहा था, लड़की चुपचाप बाहर आ जाओ। अगर ऑफिसर को जरा भी नुकसान पहुंचा तो तुम्हें अजियतनाक सजाएं देकर मारा जाएगा। अफसर ने कहा, तुम नादानी कर रही हो, मुझे यहाँ मजबूर करके क्या हासिल करोगी? रोमाना ने कहा, अपने आदमियों से कहो शोर ना मचाएं, मैं तुमसे कुछ जरूरी बातें करना चाहती हूँ। अफसर ने उसे सर से पांव तक देखा। इतनी हसीन फौलाद की दीवार उसने कभी नहीं देखी थी। वह चीख कर बोला, खामोश रहो, मैं खैरियत से हूँ और कुछ जरूरी बातें कर रहा हूँ। बाहर खामोशी छा गई। रोमाना ने कहा, तुम फरहाद और सोनिया को गिरफ्तार करने आए हो, मगर मैंने सुना है कि तुम लोगों के लिए फरहाद ज्यादा अहम है। हाँ, उसी को गिरफ्तार करने के लिए हमने सोनिया को इतनी ढील दी है
वो बोली, सोनिया मेरी सहेली है। मैं दोस्ताना अंदाज में समझा रही हूँ कि तुम्हें फरहाद की जरूरत है, फरहाद को ले जाओ, मेरी सहेली को छोड़ दो। अफसर गहरी संजीदगी से सोचते हुए उसे देखने लगा। फिर बोला, शायद सोनिया से तुम्हारी नई दोस्ती है, तुम उसे नहीं जानती। वो फरहाद को किसी सूरत में तन्हा हमारे साथ नहीं जाने देगी। तुम सोनिया को यहाँ बुलाओ, हम उससे मामला तय कर लेती हैं। अच्छी बात है। वो उठकर दरवाजे के पास गया। रोमाना के रिवॉल्वर का रुख उसकी जानिब था। वो बुलंद आवाज से बोला, कैप्टन वॉल्टर, सोनिया को फौरन यहाँ पहुंचाओ। बाहर से आवाज आई, सॉरी कर्नल, तुम्हें इस वक्त अपनी जान की कुर्बानी देकर सोनिया और फरहाद को आबदोज में पहुंचाना होगा। हम सब के लिए भी जान देने का हुक्म है। हम सोनिया को डाइनिंग हॉल में ले जा रही हैं, तुम उस बेवकूफ़ लड़की से निमटते रहो। कर्नल ने चीख कर कहा, ठहरो, पहले मेरी बात सुनो। मैं सहूलत से फरहाद को आबदोज में ले जाना चाहता हूँ। लेकिन बाहर अब शायद कोई सुनने वाला ना था। वो लोग चले गए थे। रोमाना उलझन में पड़ गई। कर्नल ने पुरसुकून अंदाज में कहा, मुझे गोली मार दो। वो दोनों इतने अहम हैं कि हम अपनी जानें देकर उन्हें आबदोज में पहुंचाएंगे। वो बोली, मुझे यकीन नहीं आता कि वो लोग इतनी आसानी से तुम्हें छोड़कर चले गए हैं। आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलो। वो आगे बढ़ा। रोमाना ने उसकी पुश्त से रिवॉल्वर की नाल लगा दी। फिर दरवाज़ा खुल गया। बाहर कॉरिडोर सुनसान था। वो मोहतात अंदाज में कर्नल के पीछे बाहर आई। कॉरिडोर से गुजरने के बाद वो कैबिन के एक मोड़ पर रुक गई। चलो आगे बढ़कर देखो, कैबिन के उधर तुम्हारे आदमी हो सकती हैं। उसने आगे बढ़कर इधर उधर देखा, फिर इनकार में सर हिलाया। रोमाना आगे बढ़ गई। वाकई कोई नहीं था। कर्नल ने कहा, क्या बच्चों की सी हरकतें कर रही हो? ख्वाम का एक सहेली के लिए पूरी एक फौज को अपना दुश्मन बना रही हो। मैंने रोमाना की सोच में कहा, वाकई ये बच्चों की सी जिद है। वो लोग सोनिया को कैबिन से निकाल कर ले गए हैं। मैं एक रिवॉल्वर से इतने मुसल्लह अफराद का मुकाबला नहीं कर सकूंगी। ये रिवॉल्वर वापस कर देना चाहिए। उसने बेख्तियार रिवॉल्वर कर्नल की जानिब बढ़ा दिया। कर्नल ने झपट कर रिवॉल्वर लेते हुए कहा, शाबाश, अब अकल आई है, चलो आगे बढ़ो। वो आगे बढ़ते वक्त बेहद मायूस थी। दोनों रेलिंग के करीब से गुजरते हुए डाइनिंग हॉल में पहुंच गए। वहां मुसाफिरों से दरख्वास्त की जा रही थी कि अपने अपने कैबिनों में या अरशा पर चले जाएं, और वो सब सहमे हुए से जा रहे थे। आबदोज से आने वाले बिला तकल्लुफ पहली फुर्सत में आजम को फरहाद समझकर सोनिया के साथ ले जा सकते थे, लेकिन अभी शनाख्त बाकी थी। आजम की शराब नोशी ने उन्हें उलझा दिया था। पहले वह डाइनिंग हॉल की एक मेज पर तन्हा बैठा पी रहा था। उसे बड़ा इत्मीनान था कि जहाज में 5 दिन गुजर गए हैं। अब वो आबदोज वाले नहीं आएंगे। ख्वाम का दिल में दहशत पैदा की जा रही थी। इस वक्त उसके इत्मीनान में फर्क आया जब उसने डाइनिंग हॉल में 8 मुसल्लह अफराद को इधर उधर फैलते देखा। थोड़ी देर बाद कुछ और मुसल्लह अफराद सोनिया को पकड़कर वहां ले आए। वो ड्रैगन को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। फिर रोमाना भी कर्नल के साथ वहां पहुंच गई। आजम का नशा उतर गया। वह थर थर कांपते हुए अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। कर्नल और कैप्टन दोनों उसके करीब आकर उसे बगौर देखने लगे। फिर कर्नल ने विस्की की बोतल उठाकर सूंघते हुए पूछा, तुमने कब से पीना शुरू किया है? पहले तो नहीं पीते थे। वो दोनों हाथ जोड़कर बोला, जनाब हजूर अली, अल्लाह आपके बच्चों को सलामत रखे। मैं फरहाद नहीं हूँ, मेरा नाम आजम है। मैं शुरू जवानी से पीता चला आ रहा हूँ। कैप्टन ने सोनिया को सवालिया नजरों से देखा। वो बोली, ये दुरुस्त कह रहा है, तुम लोग इसे फरहाद समझकर धोखा खा सकती हो। कैप्टन वॉल्टर ने कहका लगाते हुए कहा, बड़ा उम्दा ड्रामा पेश किया जा रहा है। क्यों फरहाद? क्या हम तुम्हें एक थर्ड पर्सन समझकर छोड़ दें? बाखुदा, मैं थर्ड पर्सन ही हूं, मेरा नाम आजम। कैप्टन वॉल्टर का एक उल्टा हाथ उसके मुंह पर पड़ा। फिर आजम लड़खड़ा कर पीछे हट गया। फिर धाड़े मार मार कर रोने लगा। हाय वालदा साहिबा, तूने मुझे फरहाद की सूरत में क्यों पैदा किया है? अब यो फरहाद के बच्चे, तू एक बार मेरे सामने आ जा, फिर मैं तुझे इसी तरह तमांचा मारकर पूछूंगा कि कैसे रोना आता है। कर्नल ने कहा, बहुत उम्दा एक्टिंग है, इसे हथकड़ी लगा दो। यस सर, एक मातियत ने कहा। फिर हथकड़ी लेकर आगे बढ़ा। आजम ने अपने हाथ पीछे कर लिए। उसने कहा, हाथ आगे लाओ वरना मार पड़ेगी। वो मार के डर से हाथ सामने ले आया। मातियत ने उसे हथकड़ी पहनाई, फिर खोल दी। कर्नल ने डांट कर पूछा, क्या कर रहे हो? मातियत ने चौंक कर हथकड़ी को देखा, घबरा कर फिर उसे आजम के हाथों में पहनाई, लेकिन दूसरे लम्हा फिर खोल दी। कैप्टन ने पीछे से मातियत का कॉलर पकड़कर खींचा, उसे गाली दी, फिर हथकड़ी लेकर आजम को पहना दी, मगर उसके बाद बड़े आराम से खोल दी। अब कैप्टन का मुंह हैरत से खुला हुआ था। वो आजम से दूर एक कदम पीछे हटकर कर्नल से बोला, सर ये माइंड कंट्रोल कर रहा है। उसकी बात सुनते ही एक सनसनी सी फैल गई। सभी मुसल्लह अफराद मोहतात और मुस्ताद होकर आजम को देखने लगे। खसूसन सोनिया और रोमाना शदीद हैरानी से उसे देख रही थीं, जिसे वो किसी सूरत से फरहाद तस्लीम नहीं कर सकती थीं। वह खुद को फरहाद साबित कर रहा था, लेकिन आजम चुपचाप उसी इंतजार में खड़ा था कि बार बार खोली जाने वाली हथकड़ी उसे फिर पहनाई जाएगी। उस बेचारे के दोनों हाथ आगे बढ़े हुए थे। मैं कर्नल के दिमाग में था। वो सोच रहा था, मुझे हुक्म देना चाहिए कि फरहाद की तरफ से पेशकदमी होते ही फायरिंग शुरू कर दी जाए, ताकि वो किसी तरफ से ना भाग सके। उसने हुक्म सादिर करने के लिए जुबान खोली, मगर मेरी सोच के मुताबिक बोला, लिसन टू मी, ख्वाह कुछ हो जाए, यहाँ फायरिंग ना करना। कैप्टन वॉल्टर ने चौंक कर कर्नल को देखा। वो मुखालफत करना चाहता था। मैं उसकी खोपड़ी में पहुंच गया। उसने बेख्तियार मेरी सोच के मुताबिक कहा, ऑल राइट, फायरिंग ना की जाए, हम फरहाद को दोस्त बनाकर अपने साथ ले जाएंगे।
उसकी बात खत्म होते ही मैं आजम के दिमाग में पहुंचकर बैठ गया। उसने अचानक कहका लगाकर कहा, मेरी याददाश्त गुम हो गई थी। ये साली याददाश्त भी क्या चीज़ है, जब चाहती है गुम हो जाती है, जब चाहती है वापस चली आती है। लो आ गई, मुझे इस खुशी में नाचना चाहिए। फिर उसने अपना एक हाथ सर पर और दूसरा हाथ कमर पर रख लिया। तक दिनादिन तक दिनादिन तक दिनादिन। वह बाकायदा ठुमके लगाता हुआ शराब की बोतल के पास पहुंच गया। सोनिया ने कहा, फरहाद संजीदगी इख्तियार करो, ये क्या कर रहे हो? संजीदगी? वो कह के लगाने लगा। अब मुझे फरहाद कह रही हो? क्यों रोमाना, तुम क्या कहोगी? रोमाना हैरानी और परेशानी से बोली, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं कैसे धोखा खा गई। मुझे माफ़ कर दो फरहाद, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना था। नहीं पहचाना? कर्नल एंड यू, कैप्टन सुनो, ये दोनों औरतें बड़ी मक्कार हैं। मुझे कुर्बानी का बकरा बना रही थीं, अब मैं इन्हें बकरियां बनाऊंगा। उसने एक ठुमका लगाया, फिर शराब की बोतल मुंह से लगा ली। वह घोंट पीने के बाद बोला, ये शराब बहुत अच्छी चीज़ है। हलक से उतारते ही साली टेलीपैथी दिमाग में आ जाती है। सोनिया गुस्सा में आगे बढ़ी, मगर दो मुसल्ला अफराद ने उसे बाजुओं से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। वह चीख कर बोली, फरहाद आदमी बन जाओ, वरना तुम्हारा हुलिया बिगाड़ दूंगी। खामोश रहो, कैप्टन वॉल्टर ने डांट कर कहा। फिर आजम को मुखातिब किया, मिस्टर फरहाद, हमें यहाँ भेजने से पहले समझा दिया गया था कि हम तुम्हारे हाथों फना हो सकती हैं, मगर याद रखो तुम बेक वक्त मुसल्ला जवानों के दिमागों को कंट्रोल नहीं कर सकोगे। बेहतर यह है कि दोस्त बनकर हमारे साथ चलो। दोस्त? मैंने आजम के दिमाग में कहका लगाया। उसने कहा, मैं तुम्हारी दोस्ती को अच्छी तरह समझता हूँ। बहरहाल मैं एक शर्त पर दोस्ती कबूल करूंगा, यानी तन्हा आबदोज में जाऊंगा। अगर सोनिया और रोमाना को हिरासत में लिया गया या उन्हें नुकसान पहुंचाया गया तो फिर मैं यहाँ मरने से पहले क़यामत का मंजर पेश करूंगा। सोनिया और रोमाना दोनों ने तड़प कर कहा, नहीं, हम तुम्हें तन्हा नहीं जाने देंगे। फरहाद, हमारी मोहब्बत का इम्तिहान ना लो, तुम्हारी कसम। अगर फौरन ही तुमने फैसला ना बदला तो अभी हंगामा शुरू हो जाएगा। उनकी बातें सुनते ही मुसल्ला अफराद ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। तमाम स्टेन गनों का रुख उनकी तरफ था। सोनिया ने गुस्से से कहा, फरहाद, मैं खूब समझती हूँ तुम हमें सलामत रखने के लिए तन्हा मौत की तरफ जा रहे हो। मैं आखिरी बार समझाती हूँ कि आओ हम तीनों मिलकर दुश्मनों से मुकाबला करेंगे, जिंदा रहेंगे या साथ मर जाएंगे। रोमाना ने कहा, फरहाद यकीन करो, मैं तुम्हें गैर समझकर आबदोज में झोंकना चाहती थी। अब तो ये मुमकिन नहीं है कि मेरी आखिरी सांस तक तुम्हें कोई यहाँ से ले जा सके। सोनिया का मशवरा मान लो, हम एक साथ जान देंगे। वो दोनों औरतें मानने वाली नहीं थीं। मैंने आजम के दिमाग से निकलकर पहले सोनिया को जहनी झटका पहुंचाया, फिर वही अजियत रोमाना को पहुंचाई। दोनों तकलीफ की शिद्दत से चीखने लगीं। मैंने बारी बारी अमल दोहराया। वक्त वक्त की बात होती है। ऐसा वक्त आया था कि मैं दोस्त होकर दुश्मनी कर रहा था। वो झुंझला रही थी, अपने बाल नोच रही थी। आजम दीदे फाड़ कर देख रहा था और सोच रहा था कि अभी वो खुद ब खुद फरहाद कैसे बन गया। शायद नशे में ऐसी गलती कर बैठा। वह फिर हाथ जोड़कर कर्नल से मुआफ़ी मांगना चाहता था। मैंने फ़ौरन ही उसकी सोच में कर्नल से कहा, फ़ौरन ही सोनिया और रोमाना को हथकड़ियाँ लगाई जाएं। सोनिया और रोमाना के हाथों में हथकड़ियाँ और पाँव में बेड़ियाँ पहना दी गईं। उनके दिमाग फोड़े की तरह दुख रहे थे। उन पर नीम बेहोशी की कैफियत आ रही थी, इसलिए वो जिद्दोजहद ना कर सकीं। कर्नल ने आजम से कहा, मिस्टर फरहाद, अब हमें चलना चाहिए। मैं आजम के दिमाग में मौजूद था। मैंने उसे घबराहट जाहिर करने का मौका नहीं दिया। ड्रागून ने आगे बढ़कर कर्नल से कहा, जनाब, आप इन दो मुसीबतों को छोड़कर जा रही हैं। आपके जाने के बाद ये दोनों औरतें मेरी जान और मेरे जहाज़ के दुश्मन बन जाएंगी। प्लीज़ इन्हें भी अपने साथ ले जाएं। कर्नल ने जेब से एक बंद लिफाफा निकालकर ड्रागून को देते हुए कहा, तुम फिक्र न करो, जब हमारी आबदोज समुंदर की लहरों में छुप जाए तो ये लिफाफा सोनिया को दे देना। हम यकीन दिलाते हैं कि वो तुमसे दुश्मनी भूल जाएगी, मगर याद रखो, जब तक आबदोज नज़रों से ओझल ना हो जाए ये लिफाफा ना खोलना, ना ही सोनिया के हाथों में पहुंचाना। ओके, विश यू गुड लक। वो लोग आजम को लेकर जहाज़ के निचले हिस्से की तरफ जाने लगे। सोनिया और रोमाना अब तक चीख रही थीं। फरहाद को अपनी अपनी मोहब्बत का वास्ता देकर वापस बुला रही थीं। मुझे यह तजस्सुस पैदा हुआ कि आखिर उस लिफाफे में क्या है। मैंने कर्नल के जहन को कुरीदना शुरू किया। वो सोचने लगा, पता नहीं ये फरहाद किस कदर अहम है, हमसे भी राजदारी बरती जा रही है। सुपर मास्टर की जानिब से उस लिफाफे पर मोहर लगा कर दी गई है और ताकीद की गई है कि उसे सिर्फ सोनिया ही खोलेगी। मैं उसकी सोच पढ़कर मायूस हो गया। अब वो लिफाफा अपने मुकर्रर वक्त पर ही खुलने वाला था। मैं चाहता तो ड्रागून को लिफाफा खोलने पर मजबूर कर सकता था, लेकिन इस बात का अंदेशा था कि सुपर मास्टर के मंसूबे के खिलाफ ड्रागून कदम उठाता तो शायद वो जहाज़ तबाह कर दिया जाता, जिसमें मेरी सोनिया और रोमाना भी थीं। मैंने सब्र कर लिया, इंतज़ार करने लगा कि वो लोग आबदोज में पहुंच जाएं। मैं चूंकि आजम के जहन से निकल चुका था, इसलिए वो बेहद खौफजदा था। बार बार कर्नल और कैप्टन से मुआफ़ी मांगकर यकीन दिला रहा था कि वो फरहाद नहीं है। अब तक महज नशे में बहक रहा था, लेकिन टेलीपैथी का मुजाहरा हो चुका था। अब कोई उसकी बकवास पर यकीन ना करता कि वो आजम है। आधे घंटे बाद वो लोग कश्तियों के जरिए आबदोज तक पहुंच गए। फिर आबदोज के कॉकपिट से बारी बारी अंदर जाने लगे। मैं ड्रागून के दिमाग में था। अब उसकी आंखों से सामने वो आबदोज समुंदर की सतह से नीचे जाती हुई डूब रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता समुंदर ने उसे निगल लिया।